Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video of the rapid revision for the subject CRPC 1973. And in today's video, we will do chapter 12 in full detail. I will explain every provision of chapter 12. That is from section 154 to section 176. Okay. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 CRPC, जो कि हम करेंगे सेक्शन 154 से लेकर 176 तक रैपिडली वे में सब सारी चीज़ समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है हमारे लेजिस्लेचर ने हमारे लॉ में, तो सब कुछ चीज़ें समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो कल की वीडियो में मैंने चैप्टर 9 करा दिया था, 125 से लेके 128 की जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग है वो पूरी करवा दी थी। और कल मैंने बोला था कि चैप्टर 10 और चैप्टर 11 करवाऊंगा, लेकिन प्री के पर्पज़ से चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह कार्यपालिका का काम है। एग्जीक्यूटिव्स के ज़्यादा फोकस कर रखा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और SDM के प्रोसेसेस दे रखे हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में। चैप्टर 10 में तो दे रखा है ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रांक्विलिटी, और चैप्टर 11 में भी दे रखा है भाई पब्लिक ट्रांक्विलिटी फॉलो नहीं करते तो प्रिवेंटिव एक्शन होता है पुलिस फोर्सेज, ये चैप्टर 11 में दे रखा है। पर ये इतने ज़रूरी नहीं है प्री के मतलब से, थोड़े बहुत हो सकते हैं इक्के दुक्के क्वेश्चन, कभी कभी वो भी 100 में से एक बार प्री में कभी आ सकता है, लेकिन नहीं होंगे इतने जितने कि चैप्टर 12 आज हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन कम रह गए हैं उसके प्री के। अभी 23 जून को ही प्री है और आज 15 तारीख हो गई है, तो हम जल्दी से CRPC के चैप्टर 12 करना चालू करते हैं। ठीक है, मैं अपनी CRPC के क्रिमिनल मैनुअल में से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि CRPC की, IPC के, इंडियन एविडेंस एक्ट की है, और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करूँगा थोरोली इन हिंदी। मैं इंग्लिश में टेक्स्ट करूँगा और हिंदी में बताऊँगा आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सो चैप्टर 12, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिसकर्मी को जानकारी देना, पुलिसकर्मी को जानकारी दी और उनकी शक्ति, किसकी? पुलिसकर्मी की शक्ति, पुलिस वालों की शक्ति, क्या कि जाओ आपने जानकारी दी उसमें जांच पड़ताल करे। ठीक है, तो सेक्शन 154 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 154, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जानकारी देंगे कौन से केसेस में, जो मुकदमे हैं, जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, वो क्या है, उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। तो उसको कोई अरेस्ट वारंट मैजिस्ट्रेट से लेने की ज़रूरत नहीं है, वह पर से पहले से ही उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी मुजरिम को, अक्यूज्ड को, जिसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एक कॉग्निजेबल केस में वह सम्मिलित है, उसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। तो ठीक है, सेक्शन 154, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जानकारी मिली है किसको? पुलिसकर्मी को कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक है, सेक्शन 154 को FIR वाला सेक्शन भी बोलते हैं, पर मज़े की बात यह है कि सेक्शन 154 में कहीं भी FIR के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि FIR क्या होती है, FIR क्या नहीं होती, कुछ भी नहीं दिया हुआ। बस हम इसके रूट्स ढूंढते हैं बस। हाँ, इसमें क्योंकि FIR दी गई है, और मेन हमें कौन बताता है, हमें हमारा कानून में क्या बताता है कि हमें FIR 154 में दी गई है। जब मजिस्ट्रेट साहब डॉक्यूमेंट पूरे करवाते हैं अपराधी के, जब वो पेश हो जाता है तो उसको कागज़ तो देते हैं। तो अब सेक्शन 207 CRPC खोल लीजिए, उसमें सेक्शन 207 CRPC के सब हेड 2 में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, जो FIR थी, वह जो रिकॉर्ड की गई थी, किसमें रिकॉर्ड की गई थी? सेक्शन 154 में, 154 में। तो वह किसको दी जाएगी? वह दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज्ड को। तो यहाँ से हमें रूट्स देखने को मिलते हैं कि 154 में FIR है। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 154 का 1। आज चैप्टर 12 कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1 घंटा 10 मिनट लगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1। एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हर एक खबर, चाहे वो ऑफेंस, चाहे वो अपराध कहीं भी घटा हो, इंडिया में कहीं भी घटा हो, एवरी इन्फॉर्मेशन, सारी खबर देनी पड़ेगी। चाहे नागालैंड में आप गुड़गांव के रहने वाले हो, आपने कोई अपराध होते हुए देखा है जो कि आपको लगता है कि वह मर्डर था, वह चोरी थी, वह डकैती थी, वह डाका था, पर उनकी पुलिस को अब तक पता नहीं है, लेकिन आप खबर दे सकते हो गुड़गांव में आके भी। तो ठीक है, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हर खबर देनी पड़ेगी। और उस खबर में क्या होगा? वो जानकारी को किस चीज़ की दोगे कि सर एक अपराध हुआ है और वो कॉग्निजेबल अपराध है। ठीक है, वो संज्ञेय अपराध है जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी वारंट के, आपके पास पूरी अथॉरिटी है। आप तो यह नहीं कहोगे, लेकिन पुलिस वाले के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की। इफ़ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की खबर आप मौखिक रूप से किसको देते हो? SHO साहब को, जो कि पुलिस थाने के होते हैं। शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, तो अब वो क्या करेगा? SHO साहब अपने कानों से सुनेगा, और आप जो इन्फॉर्मेंट जो खबर बोलेगा, जो जानकारी बोलेगा, SHO साहब अपने हाथों से उसको ड्राफ्ट कर लेंगे, अपने हाथों से एक पेज में लिख लेंगे। ठीक है, और अंडर हिज डायरेक्शन
एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, या उसकी डायरेक्शंस या वो निर्देश दे देगा किसी सबॉर्डिनेट को, अपने छोटे ऑफिसर को, कि आप मेरे पुलिसकर्मी साहब, जो मेरे थाने के पुलिसकर्मी हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेंट जी की इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए और उसको लिखित कर लीजिए, ठीक है। एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और जब सब कुछ वो जो इन्फॉर्मेंट ने जानकारी दी है वह लिखित हो जाएगी तो उसको पढ़कर सुनाया भी जाएगा। किसको? जो जानकारी दे रहा है उसको, जानकारी देने वाले को बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। अब हम पढ़ेंगे एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस टू राइटिंग। तो बोला गया है जो भी जानकारी, जो भी खबर, जो भी जानकारी दी है, या तो भाई इन्फॉर्मेंट पहले से लिख के लेके आया था घर से तो वह भी ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेंट ने आपको बोली है तो आपने लिख ली है, आपने राइटिंग कर ली है, तो एज ऑफर से जो ऊपर बताया गया है शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो वह व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या घर से लिख के लेके आया या आपको थाने में आके दे रहा है, तो वह व्यक्ति उसको उस पर हस्ताक्षर भी करेगा, सिग्नेचर भी करेगा, अपने ऑटोग्राफ भी देगा, ठीक है, उस पेज पे। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ, और जो उस इन्फॉर्मेशन की उस पेज पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कॉग्निजेबल केस की, उसकी जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मैटर क्या है, किसको रेफर कर रखा है, क्या मैटर है पूरा उस एफआईआर में, उस पेज में, तो उसी को बोलते हैं सब्सटेंस देयर ऑफ, किसकी? उस इन्फॉर्मेशन की। शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो वो सब्सटेंस, उस इन्फॉर्मेशन की सब्सटेंस जो एसएचओ साहब होंगे जो लिखित करेंगे, या वो व्यक्ति लिखित करके लाएगा, वो एक्सेप्ट भी तो करेंगे उसकी लिखित एफआईआर को, उसकी लिखित इन्फॉर्मेशन को, तो एक रजिस्टर में, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ एफआईआर, उसमें दर्ज कर ली जाएगी, उसमें दर्ज कर ली जाएगी। कौन करेंगे? एसएचओ साहब उसमें एंट्री कर लेंगे उस रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ एफआईआर में, या फिर वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिसको निर्देश दिए गए कि तुम कर लो, ठीक है। और जो राज्य सरकार वह रजिस्टर ऑफ एफआईआर को मुहैया करवाएगी हर थाने में। बस अब यह हमारा 154 का 1 हुआ। 154 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन, बताया गया है कि एक जानकारी इसकी अपराध की, कॉग्निजेबल अपराध की, संज्ञेय अपराध की, जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यही बता रहा है, प्रोवाइड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन, बताया गया है खबर, जानकारी किसने दी है? एक महिला ने दी है। अगेंस्ट whom an offence अंडर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध घटे हैं, जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध हुए हैं, कौन से? एसिड फेंका गया है या एसिड का फेंकने का प्रयास हुआ है, ठीक है, आउटरेजिंग हर मोडेस्टी हुआ है, ठीक है, 354A में सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, 354B में डिसरोबिंग हुआ है, 354C में वॉयरिज्म हुआ है, 354D में स्टॉकिंग हुआ है, और उसके विरुद्ध हुआ है ये, उस महिला के विरुद्ध ये रेप वाले ऑफेंसेज हुए हैं, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेज हुए हैं, ठीक है। ये 509 का अपराध हुआ है, वही मोडेस्टी वाला, ऑफ द आईपीसी के अपराध हुआ है उस महिला के विरुद्ध, ठीक है। इज एलेज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, वो आरोप लगा रही है कि या मेरे साथ हो गए हैं या ये वाले अपराध मेरे साथ होने का प्रयास हुआ है, मतलब किसी ने अटेम्प्ट किया है। देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, तो उस महिला की, जो महिला वो जानकारी देगी, तो उसकी जानकारी को कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन लिखेगा, कौन लिखित में करेगा? एक महिला पुलिसकर्मी ही करेगी। अगर महिला पुलिसकर्मी अवेलेबल नहीं है तो एनी वुमेन ऑफिसर, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पुलिसकर्मी भी नहीं है वह भी उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकती है, बिल्कुल साफ साफ बोला हुआ है। और एनी वुमेन ऑफिसर, एक महिला कोई भी अधिकारी, क्या डीएम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, वो तो पुलिस ऑफिसर नहीं है पर कार्यपालिका की अधिकारी जो है कर सकती हैं। क्या पटवारी, कोई वुमेन पटवारी लगी हुई है, रजिस्ट्रार लगी हुई है, क्या वो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर बोला गया है, पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया है, मैडम हमारी कर लीजिए, ये वुमेन एक जानकारी दे रही है, आप लिख लीजिए, हमारे पास कोई महिला अधिकारी नहीं है तो आप लिख लीजिए, तो करेंगी वो, ठीक है। शैल है, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अब 154 सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, आगे बताया गया है क्या? ए, इन द इवेंट एट द पर्सन अगेंस्ट whom an offence अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D, ये 376 वाले रेप वाले सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं, या वही सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई है, डिसरोबिंग हुई है, वॉयरिज्म हुआ है या स्टॉकिंग हुई है, वो वाले। इन द इवेंट एट द पर्सन अगेंस्ट whom an offence अंडर, ये वाले। अब कौन सी घटना में, जिसके विरुद्ध ये वाले, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये वाले ऑफेंसेज हुए हैं, सेक्सुअल हेरेसमेंट, डिसरोबिंग, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, रेप, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस, रेप हुआ है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, ऑफ द आईपीसी इज एलेज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, और उसके साथ हुआ है या अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है। इज टेम्परली और परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबल, अब वह महिला क्या है? दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से अपाहिज है, ठीक है। तो क्या होगा? देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन उस पुलिसकर्मी द्वारा, उस वुमेन पुलिसकर्मी द्वारा कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? उसके निवास स्थान पर भी पढ़ते हैं,
एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, उस व्यक्ति के, उस वुमेन के जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध हुए हैं, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेज हुए हैं, तो उसको थाने में आने की जरूरत नहीं है। अब वह पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी, वह उसके निवास स्थान में जाएगी उस महिला की और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी। और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, या कोई और उस महिला की कोई पसंदीदा चॉइस की जगह है जो 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 वहाँ पे वह खुलकर बता सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, बिल्कुल भी अच्छे से बता सकती है, तो वहाँ पे की जाएगी। कन्वीनियंट प्लेस पर भी की जाएगी। वो महिला बताती है घर पर तो मैं नहीं दूंगी, मैं तो एम्बियंस मॉल के मैकडोनल्ड्स में दूंगी, तो दे देगी भाई, वहाँ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एडुकेटर एज द केस में बी, या फिर जो महिला दिमागी रूप से अपाइज है और शारीरिक रूप से भी अपाइज है, दिमागी रूप से थोड़ी मतलब उसको डिसेबिलिटी है, या फिर शारीरिक रूप से बॉडी फिजिकली रूप से वह इसको डिसेबिलिटी है, तो वो कन्वीनियंट प्लेस पे दे देगी, चाहे किसी पार्क में दे देगी, किसी योगा होम में दे देगी, किसी मेंटल हॉस्पिटल में भी दे सकती है, क्योंकि वह मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है। तो बताया जा रहा है, पर वहाँ पे किसकी प्रेजेंस भी होगी, किसकी मौजूदगी भी होगी, उसकी मौजूदगी होगी, एक इंटरप्रेटर की, जो कि उस महिला के, जो बोल रही हो महिला भाई कुछ अलग भाषा में बोल रही है, मतलब जो फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो या तो फास्टली बोलते हैं, स्लोली बोलते हैं, अटक के बोलते हैं, या फिर इशारों से बोलते हैं, तो इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी ना। और स्पेशल एडुकेटर, या कोई जो उसकी बातें समझ सके उस फिजिकली एंड डिसेबल्ड महिला की, तो स्पेशल एडुकेटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उसको साथ में रखा जाएगा। उनकी प्रेजेंस भी हो सकती है उस वहाँ मौके पर। कोई उस महिला का जानकार रिश्तेदार ये नहीं कहेगा ये कौन है, इसको भगाओ यहाँ से, नहीं, उसकी प्रेजेंस हो सकती है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेटर है और स्पेशल एडुकेटर है, तो ठीक है, वही तो बात बताएगा पुलिस ऑफिसर को। पुलिसकर्मी स्पेशलिस्ट हो रही है कि महिला जो फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड महिला उसकी बातें समझ जाएगा, नहीं, स्पेशल एडुकेटर बताएगा जी अब ये यह कह रही है महिला, ठीक है, अब मेरे साथ यह हुआ था, उसने यह किया था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, प्रोवाइजो टू का बी, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब जो रिकॉर्डिंग होगी उस फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड महिला की जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, या स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म या फिर डिसरोबिंग हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो ली जाएगी वो है वीडियोग्राफ्ड। हैंडीकैप द्वारा वीडियोग्राफ उसकी फिल्म बना ली जाएगी, वह जो इन्फॉर्मेशन दे रही है। प्रोवाइजो टू का सी, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके तो वह महिला पुलिसकर्मी क्या करेगी, उस फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड वुमेन की जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, उसकी स्टेटमेंट, उसका कथन रिकॉर्ड करवाने ले जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। और क्या, कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा, सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 कैपिटल A क्लोज A के तहत उसकी स्टेटमेंट कथन रिकॉर्ड करवा दिया जाएगा, पुलिसकर्मी करवा देगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। तो प्रोवाइजो टू का हमारा सी खत्म हुआ। अब सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, एक नकल की कॉपी, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई थी, जो जानकारी रिकॉर्ड की गई थी, किसने की थी, SHO ने की थी, उसकी सबऑर्डिनेट किसमें की थी, 154 के 1 में की थी, तो उसकी नकल मिलेगी, किसको मिलेगी, शैल बी गिवन फोर्थ विद, तो देनी है, इमीडिएट मैंडेटरी है, देनी है, शैल है मैंडेटरी, शैल बी गिवन फोर्थ विद, जल्द से जल्द, इमीडिएटली दे दें, फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस लिए हुए, किसको दोगे, टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने जानकारी दी है उसको दोगे, जिसके विरुद्ध अपराध घटाया है, क्या विक्टिम को दोगे, नहीं दोगे, अगर विक्टिम ही इन्फॉर्मेंट है तो उसको दोगे, विक्टिम कोई और है और जानकारी कोई और दे रहा है तो उसको दोगे, ठीक है। विक्टिम है, मान लीजिए मैं हूँ विक्टिम, मेरे ऊपर कोई अपराध घटा है, तो मैंने पुलिस को जानकारी नहीं दी, मेरे पिताजी ने पुलिस को जानकारी दी, तो अब इन्फॉर्मेंट कौन हुआ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी, मेरे फादर साहब ने, तो उनको एक नकल की कॉपी दी जाएगी। ड्यूटी तो पुलिस वाले की उनको देने की, ना कि मेरे को देने की, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा 154 का 2, अब 154 का 3, हम सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे। एनी पर्सन एग्रीड बाय रेफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुखियारा मानता है, वो दुखियारा क्यों मानता है कि जो SHO साहब है, जो इंस्पेक्टर साहब है किसी थाने के, पुलिस थाने के, उन्होंने मना कर दिया है कि जाओ, तुम मेरे को कॉग्निजेबल अपराध की खबर दे रहे हो ना, मैं नहीं लिखता तुम्हारी खबर, तुम झूठे हो, ठीक है। टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर टू सबसेक्शन 1, वो व्यक्ति खबर दे रहा था कि जी मेरे साथ अपराध हुआ है, मेरे को तो बहुत बुरे डंडे मारे गए हैं, मेरे साथ ग्रीवियस हर्ट हुआ है, आप लिख लीजिए, आप तुरंत, आपके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की बिना वारंट के, नहीं लिख रहा, तो आप क्या कर सकते हो,
मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो आप अपनी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सब्सटेंस लिखित रूप में भेज दोगे। कहाँ भेजोगे? इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, लिखित रूप में और डाक के द्वारा। कहाँ भेजोगे? टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न, जो भी आपके जिले का एसपी है या जो आपके सब तालुका का एसपी साहब है, जो उस जिले के उस एरिया के, उसको भेज दोगे। जो चिंतित रखता है, जो चिंता रखता है आपके एरिया के लॉ एंड ऑर्डर से, उसको भेज दोगे। हु, अब एसपी साहब क्या करेंगे? इफ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर मजिस्ट्रेट अगर एसपी साहब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ कोग्निजेबल ऑफेंस की ये खबर है और वह ऑफेंस मेरे को लग रहा है कि घटा भी है, घटित भी हुआ है, तो क्या करेंगे? एसपी साहब की पावर बता रखी है अब। शैल इधर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या एसपी साहब उस केस में खुद जांच पड़ताल करने लग जाएंगे। और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या अपने से नीचे, एसपी साहब से नीचे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं। एसीपी होता है, एसएचओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, तो उनको बोल देंगे सबऑर्डिनेट को, एसपी साहब सबऑर्डिनेट को बोल देंगे। एक आईपीएस अधिकारी एक सबऑर्डिनेट को बोल देगा कि आप करिए, मेरे को खबर मिली है तो आप इसके बारे में जांच पड़ताल करिए, इस जानकारी के बारे में, ठीक है। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, और वो जांच पड़ताल कैसी होगी? जो इस कोड ने मैनर बता रखा है उस तरीके से ही होगी। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। और एसपी साहब ने जिस अपने जूनियर ऑफिसर को बोला था कि आप जांच पड़ताल करिए, उसके पास कौन सी पावर आ जाएगी? उसके पास एसएचओ तो पुलिस थाने का एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उसकी पावर आ जाएगी उस पुलिसकर्मी के पास जिसको कि एसपी साहब ने बुलाया कि आप अब जांच पड़ताल करिए। क्या एसपी साहब ने किसी कांस्टेबल को बोला जिसके पास कोई उसके शोल्डर्स पे स्टार नहीं लगे हुए, कोई उसके पास फीत नहीं है, एक कांस्टेबल जो कि एंट्री लेवल का पुलिसकर्मी है, उसको बोला एसपी साहब ने कि मिस्टर एक्स जो कांस्टेबल हो, आप मेरे नीचे हो, मेरे थाने में हो, आप करिए इस अपराध में इन्वेस्टिगेशन। क्या कांस्टेबल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल राइट दी हुई है। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में दी गई है। और उस कांस्टेबल के पास अब कौन सी शक्ति आ जाएंगी, कौन सी पावर आ जाएंगी? एक एसएचओ वाली शक्ति आ जाएंगी, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर वाली शक्तियाँ उस कांस्टेबल के पास आ जाएंगी, ठीक है। अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर उस थाने में नहीं है, या फिर जो भी राज्य सरकार ने जिस पुलिसकर्मी को बोला हुआ है कि अब आप इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हो, तो उसकी शक्ति आ जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कोई छोटा थाना है, उसमें इंस्पेक्टर नहीं है, तो कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, तो वो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, तो कांस्टेबल वो बन जाएगा, ठीक है। इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वाली उसके पास पावर आ जाएंगी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वाले पास उसके पास कांस्टेबल के पास पावर आ जाएंगी, ठीक है। गाड़ी भी यूज़ करेगा, जिप्सी भी यूज़ करेगा, तो एसएचओ को मिलती है, सब कुछ करेगा उस केस से रिलेटेड जांच पड़ताल करने में, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 154 कंप्लीट। मैंने देखो 15 मिनट में पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाता इतनी एक्सप्लेनेशन में। एफआईआर को पढ़ाते हैं, इसमें और भी तरह की जब फाउंडेशन क्लासेस होती है, और भी तरह की बहुत वैरायटी की एफआईआर दे रखी है। एंटी टाइम्ड एफआईआर है, और भी बहुत तरह की एफआईआर हैं जो होती हैं, क्रॉस एफआईआर है, 5-7 तरह की एफआईआर होती है, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन आप सेक्शन 154 में देखिए, कहीं भी आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का जिक्र मिला? कहीं भी नहीं मिला। बस इसके रूट्स हम ढूंढते हैं 207 सब सेक्शन 2 से, ठीक है। उससे मिलता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी जो 154 में रिकॉर्ड की गई थी, वो अक्यूज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट आपको पूरे करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 155। सेक्शन 155 हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बताता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी, एनसीआर के बारे में बताता है। सेक्शन 155 के साइड में लिख लीजिए, एनसीआर केसेस, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट केसेस, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 155 में। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। जानकारी दी है कौन से मुकदमों के बारे में, कौन से अपराध के बारे में जो नॉन कॉग्निजेबल है, जिसमें पुलिस ऑफिसर की कोई पावर नहीं है कि बिना मैजिस्ट्रेट का वारंट दिखाए हुए अरेस्ट कर ले। उसको मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना ही पड़ेगा, और फिर ही अरेस्ट करेगा, और फिर ही जांच पड़ताल करेगा उस अपराध के बारे में, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, और जांच पड़ताल कैसे होगी एनसीआर वाले केसेस की, वही 155 में 155 में बता रहा है। अब पढ़ेंगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, 154 और 155 और 156 भी। अब देखिए 155 का 155 का सब सेक्शन 1, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जब जानकारी दी जाती है किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और किसकी खबर दी जाती है कि मेरे साथ या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ या मेरे किसी फ्रेंड्स के विरुद्ध एक अपराध घटा है, और वो अपराध कौन सा है, वो अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, मतलब उसमें मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना ही पड़ेगा। और मजे की बात क्या है, आपके थाने की
क्षेत्रफल में घटा है, जो आपके थाने की जो लिमिट्स लगती हैं, जो 10-15 गांव लगते हैं उसी के भीतर घटा है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। ऐसा 154 में नहीं था, 154 में ऑल ओवर इंडिया चाहे कहीं भी अपराध घटा है कॉग्निजेबल अपराध होना चाहिए। चाहे केरला में घटा है मर्डर, कोई केरला में मर्डर हुआ है तो आप गुड़गांव में, अगर आपने वो केरला में मर्डर देखा है तो आप गुड़गांव में एसएचओ को उसकी जानकारी दे सकते हो, तो उसको लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता केरला में जाके लिखो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह 155 में यही डिफरेंस है। 155 में नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उस एसएचओ को ही दोगे जिसकी क्षेत्रफल में, जिसकी जुरिडिक्शन में वह अपराध घटा है, और कौन सा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटा है, ठीक है। ही शैल एंटर और कोज टू बी एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक, या तो वो एंट्री कर लेगा या फिर उस सब्सटेंस की एंट्री करवा देगा सबऑर्डिनेट से, किसमें, एक बुक में, वही रजिस्टर ऑफ एफआईआर में। लेकिन मेन की बात क्या है, रजिस्टर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में ये 2 रजिस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है इसमें, या वो लिखेगा नहीं। अगर आप कहोगे, आप गए थाने में, कोई मिस्टर एक्स गया थाने में, उसकी पिटाई हुई पड़ी, उसको 2-3 चाटे मारे, सिंपल हट का केस है, तो यह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। अब वो गया, बोलने लगा कि मौखिक रूप से, औरली रूप से, कि मैंने मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ पहले तो मेरे सर पे थप्पड़ मारा, फिर मेरे पीठ पे थप्पड़ मारा, फिर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, सिंपल हर्ट हो गया। फिर क्या कहता है, लिखो। अब आप ऐसे तो कहेगा लिख के ले आओ भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कॉग्निजेबल केसेस की रिपोर्ट लिखता हूँ, नॉन कॉग्निजेबल केसेस की मैं रिपोर्ट नहीं लिखता, कानून ने मेरे को नहीं बोला हुआ, लिख के लेके आओ आप, या किसी से लिखवा के लेके आओ आपके साथ क्या क्या घटित हुआ। तो वही सब्सटेंस अब अगर आप दोगे एसएचओ को, ऑफिसर इंचार्ज को, तो वह कहाँ दे देगा वो सब्सटेंस को एक बुक में लिख लेगा, एक रजिस्टर में लिख लेगा, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ एनसीआर, ठीक है। He shall enter or cause to be entered the substance of the information in the book to be kept by such officer in the such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। उस बुक में तो लिख लेगा रजिस्टर ऑफ एनसीआर में, ठीक है, वो सब्सटेंस को, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा, जो व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल केस की, और इन्फॉर्मेंट को कहाँ रेफर कर देगा कि तुम आप जाइए, आप कहाँ, मैजिस्ट्रेट साहब के पास तुरंत पहुंच जाइए। क्यों भेज रहा है उसको मैजिस्ट्रेट साहब के पास, कि मैजिस्ट्रेट साहब को भी बता सके कि मेरे साथ कौन सा अपराध हुआ है जो नॉन कॉग्निजेबल है, जो असंज्ञेय है, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर थमा दे उसको 155 के 2 में, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर भी ऑब्वियसली उसके साथ जाएगा, जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है नॉन कॉग्निजेबल केस की, लेकिन पहले उसको रेफर कर देंगे कि आप जाइए इसके साथ, मेरे पुलिसकर्मी के साथ, आपके साथ ये जा रहा है, और आप भी इसके साथ जाइए, और मैजिस्ट्रेट को बताइए कि आपके साथ कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लिए या गिरफ्तारी का ऑर्डर लिए। तो ये हमारा 155 का सबसेक्शन 1 हुआ। 155 का 2 पढ़ेंगे। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस, रोक लगाई हुई है, बिल्कुल रोका हुआ है, किसको, पुलिसकर्मी को। क्या, कैसे रोका हुआ है, नो पुलिस ऑफिसर शैल, मैंडेटरी तरीके से रोका हुआ है, नहीं करेगा पुलिसकर्मी को भी, क्या, इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस, जांच पड़ताल नहीं करेगा, कौन से मुकदमे की, जो कि नॉन कॉग्निजेबल मुकदमा है, जिसमें कि उसके पास कोई पावर नहीं है कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। उसको अरेस्ट या उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी पड़ेगी, विद वारंट ही करनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना ही पड़ेगा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वही हैविंग पावर टू ट्राई सच केस, और उस मैजिस्ट्रेट के पास उस केस को ट्राई करने की पावर भी होनी चाहिए। वह इलाका मैजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसके थाने के अंतर्गत वह अपराध घटा है, कौन सा, नॉन कॉग्निजेबल अपराध घटा है, और कमिट द केस फॉर ट्रायल, या वो ऐसा मैजिस्ट्रेट है जिसके पास पावर है उस केस को कमिट करने की। कमिट कहाँ करने की, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है, 209 में कमिट करने की पावर, तो तब होगा। तो हमारा ये हुआ 155 का 2। अब 155 का 3 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 155 सब सेक्शन 3, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब जो इन्फॉर्मेंट था, जो कंप्लेनेंट था, मैजिस्ट्रेट साहब के पास से जाके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ले आता है, अब वो लाके किसको देगा, एसएचओ को दे देगा, या किसी और पुलिसकर्मी को दे देगा उस थाने के जो उसके साथ गया था। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर्स, अब पुलिसकर्मी को मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर दे देते हैं, जिसके साथ इन्फॉर्मेंट गया था वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उसको ऑर्डर मिल जाता है कि जांच पड़ताल करिए। तो एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, उसको पुलिसकर्मी को वह ऑर्डर मिल गया, कौन सा, इन्वेस्टिगेशन का, मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स। अब कौन सी पावर, अब कौन सी शक्तियां वो पुलिसकर्मी के पास आ जाएंगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और किसके संदर्भ में, जांच पड़ताल के संदर्भ में, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पर अब भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मिले हैं, उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर नहीं मिले हैं उस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर से। ये मत मान लेना कि इसमें इंक्लूडेड है क्या, कि मैं उसका अरेस्ट भी कर सकता हूँ, इंक्लूड नहीं, अरेस्ट के लिए अलग से वारंट लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस में।
एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केस। अब कौन सी पावर मिल जाएगी उस पुलिस ऑफिसर को जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर मिलेंगे? एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाली पावर मिल जाएगी जो कि उसके पास होती है कॉग्निजेबल केसेस में गिरफ्तारी करने की, उसकी जांच पड़ताल करने की। सॉरी, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी तो एक और वारंट लेना पड़ेगा गिरफ्तारी का, तब मिलेगी नॉन कॉग्निजेबल केस में। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 155 का 3। अब 155 का सब सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 154 और 155। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कान लगा के इसको एक्सप्लेन अपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर संभाल लीजिए, ठीक है। अब सॉरी सेक्शन 154, सेक्शन 155 सब सेक्शन 4, वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस, जहाँ एक मुकदमे में 2 या 2 से ज़्यादा अपराध हुए थे एक ही ट्रांजैक्शन में, ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, और 2 या 2 से ज़्यादा जो अपराध हुए थे, जो धाराएं लगी थी, जो धारा उसके ऊपर घटित हुई थी विक्टिम के ऊपर, ठीक है, तो उनमें से उन 2 में से या 2 से ज़्यादा में से एक धारा कॉग्निजेबल है। कौन सी है? जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो माना जाएगा सॉरी द केस शैल बी डीम टू बी अ कॉग्निजेबल केस, तो माना जाएगा जो केस है, जो मुकदमा है, वो मुकदमा है जो अपराध का, वो क्या है, उसको मान लो कि वह कॉग्निजेबल केस है, उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द ऑर्डर, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेज आर नॉन कॉग्निजेबल, भूल जाइए कि जो दूसरे कोई उसी ट्रांजैक्शन में जो अपराध घटे थे वह नॉन कॉग्निजेबल है, भूल जाइए। अब उसको डीम्ड, उसको मान लिया जाएगा कि वह कॉग्निजेबल केस ही है। तो मान के चलिए एक ही ट्रांजैक्शन में एक अपराधी ने सिंपल हर्ट भी कॉज किया, एक ही उसी ट्रांजैक्शन में अपराधी ने गालियां भी दी। अब ये दोनों केस तो नॉन कॉग्निजेबल है ना। एक ही अब उसी ट्रांजैक्शन में अपराधी ने सरिये से सर भी फोड़ दिया, अब यह केस कौन सा हो गया? यह केस हो गया ग्रीवियस हर्ट का। अब तो यह तो कॉग्निजेबल केस है ना। तो मान के चलिए दो अपराध नॉन कॉग्निजेबल थे जिसमें पुलिस ऑफिसर वारंट के साथ ही इन्वेस्टिगेट कर सकता था। लेकिन अब एक अपराध जो अपराधी ने विक्टिम का सर फोड़ दिया सरिया मार के, रोड मार के, तो अब ये केस क्या हो गया? कॉग्निजेबल केस हो गया। भूल जाइए कि वे 2 अपराध थे जो इससे जुड़े हुए, वह नॉन कॉग्निजेबल थे, ठीक है, भूल जाइए। अब वह केस कॉग्निजेबल हो चुका है। तो यही हमारा यहाँ से सेक्शन 155 पूरा हुआ, बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। और एक और इसमें मजे की बात बताता हूँ, जैसे ये जो हमारे एग्जाम्पल में जिसको थप्पड़ मारे गए, जिस व्यक्ति को भी मैंने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति को मिस्टर एक्स को थप्पड़ मारे गए, मिस्टर एक्स को गालियाँ दी गई, मिस्टर एक्स को अब उसका सर फोड़ा गया एक आयरन रोड से। तो अब ये तीनों अपराध उस एक ट्रांजैक्शन में हुए हैं, एक ही केस में हुए हैं। ये अपराध द्वारका सेक्टर 6 की जुरिडिक्शन में हुए हैं। तो अब मिस्टर एक्स खबर कहाँ पे देगा? मिस्टर एक्स खबर भी जहाँ द्वारका सेक्टर 6 का जो पुलिस थाना लगता होगा वहीं पे देगा, ठीक है, वहीं पे देगा। और वो गुड़गांव में आके अब खबर नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ऑफेंसेस अपराध मेजरली जो अपराध हुआ है वो वहाँ जुरिडिक्शन में वहाँ घटित हुआ, तो वहीं देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा 154 एफआईआर के केसेस में नहीं है। अब उसका सर भी फोड़ा गया, मिस्टर एक्स का सर भी फोड़ा गया सेक्टर 6 द्वारका में। उसके साथ उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की गई, उसके साथ दोनों चीज़ ऐसी हुई। अब वह द्वारका में किराए पर रह रहा था, रहने वाला वह महाराष्ट्र का था, तो महाराष्ट्र में अपने चले जाता है, भाई द्वारका के लोग तो बदमाश है, मैं महाराष्ट्र में चला जाता हूँ। अपने गाँव में जाके चला गया। 1 महीने बाद पता लगा जब रिकवर हुआ सदमे से कि अब मैं खबर दूंगा, अब मैं उन जिन्होंने मेरी पिटाई कर दी, मैं दोषियों को सज़ा दिलाऊंगा। तो अब मिस्टर एक्स महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है और अपनी एफआईआर लॉज करवा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको द्वारका में वापस आने की, इस गंदी सिटी में कोई ज़रूरत नहीं आने की, वहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये मेजर डिफरेंसेज हैं जो कि पता होने चाहिए। अब हमारे हो गए सेक्शन 154 और 155, 25 मिनट में समझाएं पूरे दोनों बिल्कुल जान लगा के, ठीक है। अब सेक्शन 156 हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, पुलिसकर्मी की शक्ति, क्या शक्ति की जांच पड़ताल कर सके, किसकी? कॉग्निजेबल अपराध की। कौन से अपराध की? संज्ञेय अपराध की, जिसमें वह अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब 156 का 1 पढ़ेंगे। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कोई भी एसएचओ, कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी एसएचओ पुलिस थाने का, ठीक है, में उसकी डिस्क्रिप्शन करे या ना करे, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केसेस, इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा किसी भी संज्ञेय अपराध की जो कि घटित हुआ है। विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, और जिसकी जो कोर्ट है उस लोकल एरिया की, उसमें जुरिडिक्शन लगती है उस थाने की। एक कोर्ट में 3 थाने लगते हैं क्या? जैसे अपराध हुआ थाना नंबर 1 में, क्या थाना नंबर 2 का एसएचओ
क्या थाना नंबर 1 के जो अपराध हुआ है उसके क्षेत्रफल में क्या इन्वेस्टिगेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों थाने एक ही मजिस्ट्रेट साहब संभाल रहे हैं ना, बिल्कुल कर सकता। तो यही कह रहा है, ठीक है, ये यही कह रहा है 156 का 156 का 1, हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू और ट्राई अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 13, ठीक है। तो यही कह रहा है, समझ के चलिए, एक मजिस्ट्रेट साहब है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा लीजिए, एक मजिस्ट्रेट बाबू है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो लगा लीजिए गुड़गांव के हैं। उनको पुलिस स्टेशन, उनको 3 थानों की जुरिडिक्शन दी हुई है कि आपके पास चार्ज है, आपके पास जो आपके इन्हीं 3 थानों में से मुकदमे आएंगे, आप उनको सोल्व करेंगे, उनके ऊपर आप हियरिंग करेंगे, ठीक है, आप उनके जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। अब थाना नंबर 1 के ऊपर, थाना नंबर 1 में मिस्टर एक्स के ऊपर अपराध घटित हो जाता है, वो भी कॉग्निजेबल अपराध, संज्ञेय अपराध। लेकिन अब क्या थाना नंबर 3 जो उसी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत लगता है, क्या थाना नंबर 3 का कोई एसएचओ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। भूल जाइए कि थाना नंबर 3 में अपराध नहीं हुआ है, 1 में हुआ है, लेकिन वो जुरिडिक्शन रखता है क्योंकि उसके इलाका मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एरिया में हुआ है वो अपराध, कॉग्निजेबल अपराध, तो कर सकता है, ठीक है। यह मेजर डिफरेंस है 156(1) में, जो समझाना जरूरी था। अब 156(2) 156 सबसेक्शन 2, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस, कोई भी उस पुलिस ऑफिसर की प्रोसीडिंग जो उसने प्रक्रिया करी, कौन से केस में? थाना नंबर 1 में अपराध हुआ था, पर थाना नंबर 3 के एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसी को बता रहा है, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, उस पुलिसकर्मी की, उस एसएचओ की, उस पुलिसकर्मी की कोई भी प्रक्रिया, क्या आगे पढ़ेंगे, इन एनी सच केस, उस मुकदमे में, किस मुकदमे में जांच पड़ताल करी उसने, शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा कि अपराध तो थाना नंबर 1 में हुआ था और आप थाना नंबर 3 के एसएचओ थे, आपने क्यों इन्वेस्टिगेशन कर दी? कोई सवाल नहीं उठा सकता उसके ऊपर, ठीक है, कि आपने क्यों जांच पड़ताल कर दी। ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर? दैट द केस वाज वन, कि ये मुकदमा तो ऐसा था, एक था, विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट, कि इस एसएचओ की, इस पुलिसकर्मी की तो उसको जांच पड़ताल करने की कोई पावर ही नहीं थी, कोई पर्सन ऐसा नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल बार लगाया हुआ है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पे पर्सन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जो तीनों थाने थे एक ही मजिस्ट्रेट उसको संभाल रहा था, ठीक है। तो यह था हमारा 156 का 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। प्रश्न भी कोई नहीं उठाएगा, कोई ये आके जाके ट्रायल में ये नहीं कह देगा कि ये तो इर्रेगुलरिटी है, कि इस पुलिसकर्मी के थाने के अंतर्गत, जुरिडिक्शन के अंतर्गत कोई अपराध भी नहीं हुआ था, पर यह चौधरी बनकर अपराध की इन्वेस्टिगेशन करने लग गया, क्योंकि अपराध थाना नंबर 1 में हुआ था और यह एसएचओ है थाना नंबर 3 का। लेकिन मान के चलिए वो 1, 2 और 3, थाना नंबर 1, थाना नंबर 2, थाना नंबर 3 एक ही मजिस्ट्रेट साहब के अंतर्गत थे, वही उसका इलाका मजिस्ट्रेट था उस तीनों एरिया का। मान के चलिए थाना नंबर 1, थाना नंबर 2, थाना नंबर 3 में कम से कम 40 विलेजेस लगते हैं, उसकी जुरिडिक्शन 40 गांवों के अंदर आती है, उन तीनों थानों के अंतर्गत, ठीक है। तो मान के चलिए थाना 1 में 10 गांव आते हैं, थाना 2 में 10 गांव आते हैं और थाना 3 में 20 गांव आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए थाना नंबर 1 में कोई अपराध घटित हो जाता है, वो भी कॉग्निजेबल अपराध, जिसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वह, एसएचओ की पावर है, ऑफिसर इंचार्ज की पावर है कि वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। अब थाना नंबर 1 में कोई अपराध हो गया, कॉग्निजेबल अपराध, तो अब थाना नंबर 3 जिसमें कि 20 गांवों की जुरिडिक्शन है उस थाने के पास, उस एसएचओ के पास, क्या वो थाना नंबर 1 में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी पूरी पावर है और 156 के 2 में उसकी यह, अगर उसने प्रक्रिया करी भी, कोई इन्वेस्टिगेशन अपने थाने से उठकर वो चला गया कहाँ, उन गाँवों में, उस गाँव में जहाँ थाना नंबर 1 के अंतर्गत अपराध हुआ है, तो कोई भी 156 में 2 में यही कह रखा है कि उस ऑफिसर की प्रक्रिया, उसने क्या स्टेप्स लिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करी, कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा देगा, उंगली नहीं उठा देगा और यह नहीं कह देगा कि यह इरेगुलर है, इसने यह कार्य क्यों किया, इसके पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं थी। बिल्कुल थी, कानून ने दी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए 156 1, 2 और अब 156 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 156 3, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट जो किसके अंतर्गत एम्पावर्ड है, 190 के अंतर्गत, जहाँ कोग्निजेंस लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब, किस में लेते हैं, 190 के 1 के ए में लेते हैं, कंप्लेंट के ऊपर 190 के 1 के बी में लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर 190 के 1 के सी में लेते हैं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो वो मजिस्ट्रेट बता रखा है, जो कॉम्पिटेंट है, जो सक्षम है, जो जिसको शक्ति मिली हुई है, वो एम्पावर्ड है, उनको कोर्ट ने, सीआरपीसी ने, राज्य सरकार ने, हाई कोर्ट ने शक्ति दी हुई है कि आप कोग्निजेंस लीजिए 190 में। तो वही बता रहा है, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है, जिसको शक्ति मिली हुई है, किसके अंतर्गत, सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड,
ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। किस चीज़ के लिए? जो ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल के ऑर्डर है ना, उसके उस जांच पड़ताल करने के लिए ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो 156(3) का ऑर्डर भी वह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए किसी इन्फॉर्मेंट ने, किसी व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध अपराध घटित हुआ है, ठीक है, वह इन्फॉर्मेशन देता है किसको? सीधा जज साहब के अदालत में चला जाता है, मजिस्ट्रेट साहब के पास चला जाता है, वह इन्फॉर्मेशन देता है कि जज साहब, मैं मुंह से बताता कि जज साहब मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे को मारा पीटा, यह हुआ वह हुआ, मैं तो मेरे साथ अभी आपके कोर्ट के 2 किलोमीटर पहले ही मेरे साथ मार पिटाई हुई है, पुलिस थाना 10 किलोमीटर दूर है, वह कुछ भी बता देगा। तो अब मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, और मजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है ना, 190 में इन्फॉर्मेशन पे कोग्निजेंस ले सकते हैं ना, 190 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में ले सकते हैं ना। तो अब यही कह रहा है, अब उस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन दी, तो अब वो कोग्निजेंस ले भी सकते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देंगे, और उनका यह ऑर्डर ही अब मान लीजिएगा कि FIR हो चुकी है। मजिस्ट्रेट साहब ने उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन सुनी, मजिस्ट्रेट साहब ने कोग्निजेंस लिया, अपने दिमाग का अपने एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड लगाई मजिस्ट्रेट साहब ने कि मेरे को आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए कानूनी तौर पर, वह यूज़ करते के साथ तो मान लीजिए ऑर्डर निकलेगा। अब ऑर्डर सीधा एक पुलिसकर्मी को जाएगा, तो वह ऑर्डर ही क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ही क्या है? अमाउंट्स टू एन FIR, वो ही FIR है, ठीक है। ये सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, हमने जो तीनों हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे 154, 155, 156 आज पूरे कर लिए हैं। 156 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये याद रहनी चाहिए, ठीक है सबको। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 157 जो कि बताता है अकरेंस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। 157 पढ़ेंगे हम, आज पूरा कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितनी भी लंबी वीडियोज है, आई एम रेडी टू टीच, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, चलो 157 सेक्शन 157 हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या प्रक्रिया रहेगी जांच पड़ताल करने की? भाई ऊपर 154 में FIR रजिस्टर्ड हो गई, लॉज हो गई, 155 में NCR रजिस्टर्ड हो गई, 156 में पुलिस ऑफिसर को बता दिया आप कैसे जांच पड़ताल करोगे, आपके पास क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, कैसे कैसे करोगे, वो भी बता दिया। अब 157 157 CRPC में प्रोसीजर बताओ क्या प्रक्रिया रहेगी जांच पड़ताल की, ठीक है। 157 का 1, इफ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, या तो जो जानकारी मिली है या जानकारी किसी और से मिली, जानकारी या तो खुद कंप्लेनेंट ने दी है, विक्टिम ने दी है, या तो किसी और के तरीके से मिली है। एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट, एक SHO को एक ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी है, हेड पुलिसकर्मी है, SHO है, उसको रीजन टू सस्पेक्ट है, उसको कारण करने के रीजन्स हैं क्या, उसको कारण करने के लिए वह मजबूर हो रहा है क्या? टू सस्पेक्ट, किसी पर संदेह है, किसी चीज़ का संदेह है। द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि किस चीज़ पर संदेह है SHO को कि एक अपराध घटित हुआ है, एक अपराध का कमीशन हुआ है और मेरे को शक है कि हुआ है। विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, और वो SHO वो ऑफिसर इंचार्ज के पास पूरी शक्तियाँ भी हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी, जांच पड़ताल भी कर सकता है 156 के अंतर्गत। ही शैल forthwith सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मजिस्ट्रेट, और वो जल्द से जल्द तुरंत इमीडिएटली, forthwith मतलब इमीडिएटली वो रिपोर्ट किसको भेजेगा? मजिस्ट्रेट साहब को भेज देगा, ठीक है। एम्पावर टू टेक कोग्निजेंस, और इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजेगा, जो उसके थाने के ऊपर एक मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं जो कि एम्पावर्ड हैं कोग्निजेंस लेने के लिए, वही उसके अपराध का संज्ञान लेंगे जो वो खबर भेजेगा ऑफ सच ऑफेंस, उस अपराध के लिए। अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस ले सकते हैं उसके थाने के अंतर्गत, ठीक है। अब पढ़ेंगे एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन, तो अब ऑफिसर इंचार्ज उस घटना स्थल पर प्रोसीड कर जाएंगे, जैसे आगे बढ़ जाएंगे, उनको खबर मिली, SHO साहब को खबर मिली कि एक अपराध घटित हुआ है, अब उनको खबर मिली तो वो क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? क्या तुरंत रजिस्टर खोल के FIR लिखेंगे? पहले वो प्रोसीड करेंगे जहाँ अपराध हुआ है, इंसिडेंट जहाँ ऑफेंस का स्पॉट है, वहाँ पर वो प्रोसीड करेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे क्या कंडीशन है, तो कार्रवाई करेंगे, ठीक है। शैल प्रोसीड इन पर्सन, खुद ही जाएंगे। और शैल डेप्यूट वन ऑफिस सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, या कोई अपने जूनियर ऑफिसर को भेज देंगे पुलिसकर्मी को कि जाइए वो वहाँ ऑफेंस के स्पॉट पर, नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, पर वह ऑफिसर जो SHO साहब भेजेंगे उस ऑफिसर को, जो जूनियर रहेगा, उसकी रैंक को राज्य सरकार बता देगी कि कौन सी रैंक का वह अधिकारी होना चाहिए जो कि ऑफेंस के स्पॉट पर जाएगा, उसको देखने, जांच पड़ताल देखने की क्या मैटर है, ठीक है। टू प्रोसीड टू द स्पॉट, कहाँ पे जाके
स्पोर्ट पर जाएंगे टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और क्या करने जाएंगे बस स्पोर्ट पर? क्या क्या पत्ते खेलने जाएंगे? क्या लूडो खेलने जाएंगे? नहीं, जो अपराध हुआ है, जो ऑफेंस स्पोर्ट पर, जो घटना स्थल पर जो अपराध हुआ है उसकी जांच पड़ताल करने, तथ्यों के बारे में जानने के लिए, और क्या क्या हालात है उस मुकदमे के, जो अपराध घटा है उसके हालात देखने के लिए, चोकरदू जहाँ पे अपराध हुआ है उसको देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स। और क्या करेंगे स्पोर्ट पर जाकर, अगर कोई जरूरी लगता है कि मेरे को कोई मेजर्स लेने चाहिए, भाई कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, मेरे को क्राइम रिपोर्ट की तारबंदी करनी है, वो येलो वाले जो तार होते हैं वो खींचने हैं, ताकि कोई अंदर ना आ जाए अपराध को, इसकी विक्टिम की कोई फोटो वगैरह ना खींच ले जाए, या विक्टिम के पास कोई पैसे पूसे पड़े हुए हैं इसके पर्स में वो ना ले जाए, तो उसकी तारबंदी कर देंगे, या फिर उसके ऊपर वो येलो तार से उसको कवर कर देंगे। अगर विक्टिम की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रख देंगे, ठीक है, ताकि भाई इस विक्टिम की डिग्निटी को कोई मतलब हार्म ना पहुंचा दे, ठीक है, मतलब कोई कुछ गंदा शंदा कोई जानवर आके उसको चाटने ना लग जाए, तो ऐसे वो भी कर सकते हैं स्पोर्ट पर जाके, ठीक है। फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। और जहाँ पे स्पोर्ट पर, जहाँ घटनास्थल पर कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के पास जितने भी एविडेंसेस है, डिस्कवरी करनी है, कुछ खोज करनी है, तो वह भी कर सकता है वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। या फिर अगर कोई अपराधी दिखता है स्पोर्ट पे, पता लगता है कि भाई लाश यहाँ पड़ी हुई है 2 घर को छोड़ के, पर जो अपराधी जिसने इसको मारा है वो 2 घर आगे रहता है, तो जाके उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा 157 का 1। इसमें सीधा बताया हुआ अकरेंस रिपोर्ट का केस 157 में आप लिख लीजिए अकरेंस रिपोर्ट, OCCURENC, अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब 157 का 1 का प्रोवाइडेड दैट बताया गया ए, when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not a serious nature of a serious nature। बताया गया जब जानकारी एक अपराध के बारे में दी जाती है और एक व्यक्ति के विरुद्ध दी जाती है और उसके नाम से दी जाती है कि मिस्टर एक्स ने मेरे ऊपर डंडे चलाए, मेरे ऊपर लात घुसे चलाए, तो उसका मिस्टर एक्स का नाम दे दिया ना, जानकारी में उसका नाम दिया ना। तो अब यही कह रहा है एनी पर्सन बाय नेम, जानकारी में नाम देता है अपराधी का, एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, और केस एसएचओ को लगता है कि कोई सीरियस नेचर का केस नहीं है, तो क्या होगा, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन। तो अब जो एसएचओ साहब होंगे वो पर्सनली अपने कदमों को कष्ट देकर अपराध के स्थान पर नहीं जाएंगे, और डेप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, ठीक है। ना ही तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजेंगे कि जाओ के अपराध स्थल पे कुछ डिस्कवरी करो या अरेस्ट करो, अगर कि वह जो अपराध की इन्फॉर्मेशन बाय नेम दी है, भाई नाम तो आ रखा है ना, और उसने बता दिया कि भाई अपराधी मिस्टर एक्स ने मेरे ऊपर अपराध किया है, नाम बता दिया, आपने अपनी पहचान बता दी, हमें पता लग गया, और एसएचओ साहब को भाई इतना कानून तो उनको पता है, एसएचओ इंस्पेक्टर है, इतना कोई मतलब सीरियस ऑफेंस नहीं, कोई हीनियस क्राइम नहीं है, छोटा मोटा मुकदमा है, तो बाद में कर लेंगे, तो स्पोर्ट पर कोई जाने की जरूरत नहीं है। 157 1 का प्रोवाइजो ये कहता है, अब प्रोवाइजो 1 का ए पढ़ लिया था, प्रोवाइजो 1 का बी, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन। अगर यह लगता है एसएचओ साहब को, तो पुलिस थाने के, कि कोई उचित ग्राउंड्स नहीं है, कोई उचित आधार नहीं है कि मैं जांच पड़ताल करूं इस मुकदमे की, क्योंकि वो सीरियस नेचर का केस है ही नहीं, यूं ही मजे ले रहा है इन्फॉर्मेंट, यूं ही कुछ भी, उसकी तो आदत है यूं ही एलिगेशंस लगाने की झूठे। ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो पूरी पावर दी हुई है एसएचओ को, मर्जी है, उसको पता लग रहा है कि कोई सीरियस ऑफेंस का केस नहीं है, कोई हीनियस अपराध नहीं है, तो क्या करेगा, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो जांच पड़ताल नहीं करेगा मुकदमे की, सीधी पावर दी हुई है, ठीक है। 157 के 1 के प्रोवाइजो के क्लोज बी में, ठीक है। तो मेनली अब कोई नॉन सीरियस अपराध घटा, कोई छोटा मोटा अपराध घटा, तो पूरी डिस्क्रिप्शन है एसएचओ की, क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ऑब्वियसली मर्डर, हमारे बहुत सारे गुरुजी थे वो बताते थे, ऑब्वियसली उसकी पावर है हीनियस केसेस में भी कि वो करेगा या नहीं करेगा। नहीं, हीनियस केसेस में उसको स्पोर्ट पर जाना ही पड़ेगा। अगर कहीं मर्डर का केस है, कोई बैंक में डकैती हुई है, कोई किसी के साथ हाईवे पर रोबरी हुई है, तो उसको जाना नहीं पड़ेगा क्या। हमारे गुरुजी बताते थे कि नहीं, एसएचओ की पावर है कि he will do investigation or not. He is not having any power. Police officer SHO is not having any power not to proceed to the spot in the cases of cognizable offences, heinous offences. He is bound to go to the spot of the heinous offences where heinous offence took place. He is bound to go. ठीक है,
बस उसके पास डिस्क्रिशन है, मे है, उसके पास डिस्क्रिशन है। क्या वर्ड यूज हुआ है? मे। कि अपराध कोई सीरियस श्रेणी का नहीं है, कुछ इतने सीरियस नेचर का नहीं है, तो उसकी पावर है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। और उस अक्रेंस रिपोर्ट में लिख देगा कि मैं स्पोर्ट में गया हूँ या मैं स्पोर्ट पर नहीं गया। अक्रेंस रिपोर्ट का यही काम होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जो खबर भेजेगा उसमें भाई पूरी जानकारी भेज देगा, सब्सटेंस भेज देगा, क्या जानकारी मिली, और नीचे ये नोट डाल देगा कि मैं अब इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब 157(1) का प्रोवाइजो 2 प्रोवाइड फॉर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, बताया गया है कि कोई अपराध किससे संदर्भ रखता है? बलात्कार से संदर्भ रखता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, अब जो कथन किसका, जो विक्टिम का, जो महिला है उसका कथन रिकॉर्ड होगा, कौन करेगा उसको कथन को रिकॉर्ड? शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम, तो कथन रिकॉर्ड होगा उसके महिला के घर पे, उसके निवास स्थान पे, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, या कोई उस महिला को और कोई अच्छी जगह लगती है उसके चॉइस की, उसकी पसंद की, तो वहां पे होगी कथन रिकॉर्ड। एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, जिस हद तक पॉसिबल हो सके कौन करेगा उसके कथन को रिकॉर्ड, जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ उस महिला के विरुद्ध एक महिला पुलिस कर्मी ही करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, और उस महिला का जिसका बलात्कार हुआ है उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में उसकी रिकॉर्डिंग होगी उसके कथन की। और गार्जियन या पेरेंट्स नहीं है तो कोई गार्जियन है जिसका उसके ऊपर चार्ज है, और नियर रिलेटिव्स या कोई उसका रिश्तेदार खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है। ठीक है, और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, इनमें से कोई भी नहीं है तो आसपास का कोई सामाजिक सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई महिला, तो वह भी हो सकती है खड़ी साथ में। ठीक है, तो उसकी ऐसे होगी रिकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट की, उस वुमन के जिसके विरुद्ध बलात्कार घटित होने की कोशिश की गई है। तो यह हमारा था 157 के सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो 2 हमारा हुआ। सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लोज ए एंड बी, जो अभी प्रोवाइजो में क्लोज ए और बी के केसेस थे ऑफ द प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1। ठीक है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट, तो एसएचओ अपनी रिपोर्ट में जो अकरेंस रिपोर्ट लिखेंगे उसमें क्या स्टेट करेंगे, क्या बताएंगे? हिज रीजंस फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट सबसेक्शन, अपने कारण बताएंगे कि क्यों मैं कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पोर्ट पर नहीं जा रहा हूँ, अपने रीजंस बताएंगे। यह नॉन सीरियस केस है, यह इतना हीनियस केस नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा, मेरे को इस कंप्लेंट पे शक है, ये तो हैबिचुअल कंप्लेंट देता रहता है, और इसकी सारी कंप्लेंट, इसने 10 कंप्लेंट दी है, सारी में हमने इन्वेस्टिगेशन दी, सारी झूठा है। मेरे को यह लग रहा है कि 11वीं कंप्लेंट ये दे रहा है, यह भी झूठी है, तो यह भी अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। कौन? एसएचओ लिख देगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन लिख देगा अपनी रिक्वायरमेंट्स, क्यों कंप्लाइन नहीं कर रहा है 157 के 1 के साथ, क्यों रिपोर्ट नहीं दे रहा है, क्यों स्पोर्ट पर नहीं जा रहा है। ठीक है, एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी, और जो क्लोज बी में केस मेंशन है, ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ऑफ द सेड प्रोवाइजर, तो ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट। और जो क्लोज बी में प्रोवाइजो के क्लोज बी में जो केस मेंशन है, कौन सा केस था कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला, मेरे पास तुमने जो जानकारी बताई है कोई उचित आधार नहीं लग रहे, तो तुरंत से तुरंत किसको बता देगा वो, मैं एसएचओ किसको बता देगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा भैया, किसको बता देगा? क्योंकि तेरा केस इतना सीरियस नहीं है, हीनियस नहीं है, किसको बता देगा? इन्फॉर्मेंट को बता देगा, जो उसको जानकारी दे रहा है एक नॉन सीरियस केस की, एक कम हीनियस केस की, उसको बता देगा। और क्यों बताएगा? ताकि वो बैठा ना रह जाए कि भाई मैंने तो एसएचओ साहब को जानकारी दे दी, वो अपने आप कर लेंगे, वो बैठा ना रह जाए लंबे टाइम तक, बस ये सोचता रहता है भाई एसएचओ साहब कर ही रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऐसा बैठा ना रहे, उसको भी बता देगा इन्फॉर्मेंट को, उसकी राइट है कि क्या उसके जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं हो रही, क्यों राइट है उसकी? ताकि वो प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सके। प्रोटेस्ट पिटीशन होती है जब इन्फॉर्मेंट की कोई सुन ही नहीं रहा, ना एसपी साहब सुन रहे, ना भाई एसएचओ साहब सुन रहे कि मेरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, भाई मेरे साथ अपराध हुआ है, बेशक से वो थोड़ा कम हीनियस है, नॉन सीरियस है, तो मेरे पास राइट तो है, मैं भाई इन्फॉर्मेशन दे तो सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन चालू तो करो। तो एसएचओ साहब नहीं करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन चालू, तो उसको बता देंगे इन्फॉर्मेंट को जिसने खबर दी थी कि भाई मैं नहीं कर रहा, अब आप क्या करोगे, उसको जाओगे, आप जाइए, मैं नहीं कर रहा। तो अब इन्फॉर्मेंट क्या करेगा? जिसके विरुद्ध अपराध घटा है उसका कोई, जिसके विरुद्ध अपराध घटा है उसका कोई जानकार प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा। प्रोटेस्ट पिटीशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होती है, ठीक है, कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन कि मेरी इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने खारिज कर दिया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, मैं प्रोटेस्ट पिटीशन डाल रहा हूँ। अब प्रोटेस्ट पिटीशन पे ही मजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब यही कह रहा है इसमें, तो प्रोटेस्ट पिटीशन के रूल हमें सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी ऑफ द सेड प्रोवाइजर, द ऑफिसर शैल
ऑल्सो फोर्थ विद नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट इफ एनी, अगर कोई है तो इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने बताया उस तरीके से बताने इन्फॉर्मेंट को। द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कोज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्या फैक्ट बता देगा इन्फॉर्मेंट को एसएचओ कि मैं आपके केस की जांच पड़ताल नहीं कर रहा हूं, जो प्रोवाइजो क्लोज बी के 157 के 1 के प्रोवाइजो 1 में क्लोज बी में तो दिया गया था कि मैं आपकी जो आपने नॉन सीरियस केस की मेरे को जानकारी दी थी मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, और ना तो मैं अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर और जूनियर को बोलूंगा कि जांच पड़ताल करो। तो आप कहाँ जाइए इन्फॉर्मेंट के पास, अब क्या राइट रेमेडी होगी, सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा कि मैजिस्ट्रेट साहब क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, मैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करूंगा। ठीक है, तो उस प्रोटेस्ट पिटीशन पर हियरिंग होगी, प्रोटेस्ट पिटीशन पर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे ही संज्ञान ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 157 पूरा, जो कि बहुत डिटेल में बताया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 158, अब तो हमारे छोटे छोटे सेक्शन बच गए हैं, अब हम पढ़ेंगे 158 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, जो अब वो अकरेंस रिपोर्ट है जो 157 में जो रिपोर्ट बनाई जो मैजिस्ट्रेट को देनी थी, अब वो जमा कैसे होगी, वो सबमिट कैसे की जाएगी, पढ़ते हैं 158 का एक। एवरी रिपोर्ट सेंड टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल, मैंडेटरी है, हर रिपोर्ट में क्या होना चाहिए जो मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, शैल क्या होना चाहिए, और वो कौन सी रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट जो भेजी जाएगी। इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, अगर राज्य सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं तो बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, तो अगर राज्य सरकार ने रिपोर्ट जमा करने को किसी उच्च अधिकारी को, एसएचओ से भी ऊपर अधिकारी को बोला कि आपके थ्रू ही रिपोर्ट जमा होगी। ठीक है, एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ, तो अब वो सुपीरियर और पुलिस ऑफिसर एसएचओ भेजेगा अपने एसीपी को या एसएचओ भेजेगा अपने डीसीपी को या डीएसपी को, तो वह ही अब अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे मैजिस्ट्रेट साहब को। ठीक है, तो राज्य सरकार बता सकती है कि कौन किसके थ्रू, तो एसएचओ डायरेक्ट भेज देगा रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट, या एसएचओ पहले एसीपी को भेजेगा या डीसीपी को भेजेगा, जैसा भी राज्य सरकार ने बताया हुआ है, तो फिर वो एसीपी और डीसीपी रिस्पेक्टफुली वो मैजिस्ट्रेट साहब को अकरेंस रिपोर्ट भेज देंगे कि क्या कांड हुआ है, कि क्या अपराध हुआ है। ठीक है, यह हो गया हमारा 158 का 1। अब 158 का 2, सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंग्स फिट, अब वो एसीपी और डीएसपी जिसको एसएचओ पहले तो रिपोर्ट भेजेगा, अब वो उस रिपोर्ट को पढ़ते टाइम कुछ और निर्देश दे देंगे, कौन, एसीपी और डीसीपी, किसको, एसएचओ को, क्या, एज ही थिंग्स फिट, जो भी एसीपी डीसीपी को उचित लगे, एंड शैल, और करना मानना पड़ेगा एसएचओ को, आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट, और उसके ऊपर कुछ कारण जो उसके एसीपी डीसीपी के कारण होंगे वह उस पर रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट, अब एसीपी डीसीपी उस रिपोर्ट को चेक कर लेंगे कि ठीक है, और अपने कारण रिकॉर्ड कर देंगे, हाँ मैंने चेक कर ली, सब कुछ ओके ओके है, अकरेंस रिपोर्ट बिल्कुल 1 नंबर की बनाई गई है, अब एसएचओ को दे देंगे, जाओ अब मैजिस्ट्रेट के पास दे दो। ठीक है, तो यह वो हमारा पूरा सेक्शन 158 पूरा, जो कि बता रहा है कि अकरेंस रिपोर्ट सबमिट कैसे होगी। ठीक है, अब 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, शक्ति है क्या होल्ड करने की, जांच पड़ताल होल्ड करने की, और जांच पड़ताल किस पर, या फिर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रथम दृष्टियां की इंक्वायरी, मतलब कुछ घोड़े तगड़े वाले अच्छे वाले डीपली कोई घोड़े नहीं दौड़ाने, कोई इतनी स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, बस प्रथम दृष्टिया की जानकारी लेनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्या अपराध हुआ है, बस ऊपर से देखना है, वो परखना है कि क्या अपराध हुआ है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, मतलब प्रथम दृष्टिया की इंक्वायरी, प्राइमा फेसी इंक्वायरी। ठीक है, अब 159 पढ़ेंगे हम। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, अब मैजिस्ट्रेट साहब जिनके पास अकरेंस रिपोर्ट जमा करी है, तो एसएचओ ने करी है, एसीपी के थ्रू ही एसएचओ ने करी। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, कौन सी, अकरेंस रिपोर्ट, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, तो क्या डायरेक्शन दे देंगे, क्या निर्देश दे देंगे अकरेंस रिपोर्ट के आने पर, भाई जांच पड़ताल करो, कौन, एसएचओ साहब जांच पड़ताल करो। ठीक है, और इफ ही थिंग्स फिट, या उन्हें उचित लगता है क्या, एट वंस प्रोसीड, खुद ही प्रोसीड कर जाएंगे, कहाँ, और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, या कोई उनके नीचे, भाई सीजीएम साहब को अकरेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई थी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट दी थी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ने, एसएचओ ने, अब या तो सीजीएम खुद चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे अभी बताऊंगा, या फिर अपने से छोटे मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, और वेन्यू ऑफ द मैजिस्ट्रेट बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन, जो भी या तो उनके थानों का कोई मैजिस्ट्रेट है या उनसे लगते हुए तो थानों का मैजिस्ट्रेट है, उसको हु फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज, सॉरी 159 मैंने 160 पढ़ते हैं गलती से, सॉरी 159 पढ़ते हैं। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट मिलेगी एक मैजिस्ट्रेट को, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने के ऑर्डर कर देंगे, और इफ ही थिंग्स फिट, या उन्हें उचित लगता है मैजिस्ट्रेट को, एट वंस प्रोसीड, या खुद चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, स्पॉट पर, और डिपोर्ट एनी मैजिस्ट्रेट, डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, या उनसे नीचे कोई मैजिस्ट्रेट है, जूनियर मैजिस्ट्रेट है, उसको भेज देंगे, कहाँ, टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन टू, कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करो, मतलब एक इंक्वायरी चलाओ कि क्या इंक्वायरी में क्या होता है,
इंक्वायरी में यही होता है कॉग्निजेंस लेना, कागज़ वगैरह देखना कि भाई मेरे पास रिपोर्ट आई है, मेरे पास कोई अन्य जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है क्या, वो आया इन्वेस्टिगेशन से पहले, ठीक है वही। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, या फिर इस केस को खत्म करो यार, छोटा मोटा केस है, कुछ भी केस है तो एक पहले शुरुआती प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो तो, और इंक्वायरी कर लो, ठीक है। या तो मजिस्ट्रेट खुद कर लेंगे उस अकरेंस रिपोर्ट पर, या फिर कोई सबॉर्डिनेट उनका सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कर लेगा। जैसे सीजीएम साहब को अकरेंस रिपोर्ट भेज दी किसी एसएचओ ने, ठीक है, या तो सीजीएम साहब खुद कर लेंगे इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी होल्ड करनी है अपने 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 कोर्ट में, या फिर कहाँ, या फिर कौन सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट साहब कर लेंगे जो उनसे नीचे जूनियर है उसमें इंक्वायरी होल्ड, ठीक है। इंक्वायरी होल्ड करने का मेन पर्पस ये है कि, और अकरेंस रिपोर्ट ऐसे मजिस्ट्रेट्स को जज साहब को भेजने का यही एक मकसद है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब को भी तो जानकारी हो, पुलिस ऑफिसर बाहर की बाहर ना निपटा दे किसी केस को। कोई केस हुआ, किसी का सिर फूटा, लेकिन जिसने सिर फोड़ा वो कोई एमपी एमएलए है, कोई पार्षद है कहीं के एरिया का, कहीं के एरिया का कोई 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 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो एसएचओ साहब को पैसे वगैरह दे देगा, और एसएचओ साहब क्या हरकत हुई मजिस्ट्रेट साहब को तो कानो कान खबर ही नहीं होगी, एसएचओ खुद ही अपने थाने से सबको केस को रफा दफा कर देगा। तो इसीलिए बोला गया है जब भी अपराध घटित हुआ तुरंत रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करो और भेजो किसको, अकरेंस रिपोर्ट भेजो मजिस्ट्रेट साहब को, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जो आपके थाने के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब बैठे उनको भेजो, ठीक है। तो यही पर्पज है अकरेंस रिपोर्ट भेजने का। अब हमारा 159 पूरा हुआ, अब हम पढ़ेंगे 160, 161 करेंगे और 162 करेंगे। उसके बाद फिर कल जो मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगा, नहीं हो पाएगा आज के मैं चैप्टर 12 पूरा, क्योंकि मैं इतनी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। अब देखिए 160 हम पढ़ेंगे 160, 161 और 162, फिर 163 से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 163 भी आज ही कर लेंगे, ठीक है, 163 भी आज ही कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पुलिसकर्मी की शक्ति की हाजिरी मंगवा सके, किसकी, गवाहों की हाजिरी अपने पास मंगवा सके, उनको बुला सके अपने पास। तो 160 में पुलिसकर्मी नोटिस देता है कि गवाह तुमने अपराध होते हुए देखा था, तुम बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस हो, तुम डायरेक्ट विटनेस हो, तुमने अपराध हुए अपनी आंखों से देखा था, अपनी कानों से सुना था, चिल्लम चिल्ली जो हो रही थी अपराध में, तुम आ जाओ, अब मैं तेरे को नोटिस देता हूँ, तुम आ जाओ गवाही देने। तो वही 160 में उसके रूल बताया। अब 160 का एक, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो भी पुलिसकर्मी एक जांच पड़ताल कर रहा है अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत, चैप्टर 12 के तहत, मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित से क्या करेगा, लिखित ऑर्डर करेगा, और क्या करेगा, रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, उसकी एक पर्सन की हाजिरी मांगेगा, रिक्वायर करेगा, ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की, बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एडजॉइनिंग स्टेशन, या तो वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी मांग रहा है वह उसके थाने के अंतर्गत रहता है या उससे जुड़े हुए किसी थाने के अंतर्गत रहता है। जैसे अपराध हुआ सेक्टर 6 द्वारका में कोई पुलिस स्टेशन होगा, या तो वह व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा वह सेक्टर 6 द्वारका में रहता है, या वह सेक्टर 9 द्वारका में रहता है। और लेकिन जो सेक्टर 9 द्वारका का जो पुलिस स्टेशन है वो भी एडजॉइनिंग है ना, सेक्टर 6 और सेक्टर 9 द्वारका के आजू बाजू के वो नेबर पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ भी बुला लेगा। हु फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज, जिससे जो की जानकारी उसको मिली है, जो उसको जानकारी मिली है अपराध की, या कोई अन्य तरीके से मिली है, किसी से बताया गया, किसी ने बताया कि कोई किसी एक व्यक्ति वहां खड़ा था जो सारे अपराध को होते हुए देख रहा था, मतलब वह गवाह था। अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और वह व्यक्ति क्या था, वो उस जो मुकदमा घटित हुआ है, जो अपराध घटना में आया है, उसके फैक्ट्स, उसके तथ्यों से और उसके हालातों से बहुत भली भांति परिचित है, वो एक्वेंटेड है विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो उसको बुला ले जाएगा नोटिस देकर। एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, और उस व्यक्ति को जब नोटिस मिल जाएगा, तो लिखित रूप से जो एक पुलिसकर्मी ने दिया था कि आ जाओ पुलिस थाने में, तो उस व्यक्ति को वह नोटिस मिलने के बाद जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं जा रहा, मैं तो डरता हूँ पुलिस ऑफिसर, मैं अपनी गवाही नहीं होगा, जाना पड़ेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यह था 160 का एक। अब 160 का एक का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट नो मेल पर्सन अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, बताया गया है कोई भी पुरुष जो कि 15 साल से नीचे का है और 65 के एज का, 65 साल की आयु के ऊपर का है, और अ वुमेन और अ मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या तो कोई महिला है या कोई मेंटली या फिजिकली, या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई अपाहिज व्यक्ति है, या कोई महिला है किसी भी एज की, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी प्लेस, उसको नहीं बोला जाएगा, इनको नहीं बोला जाएगा कि क्यों तुम आओ, कहाँ पर आओ, पुलिस थाने में आओ गवाही देने, नहीं। एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और अ वुमन रिजाइड्स, सिर्फ पुलिसकर्मी ही अब उठ कर जाएगा जिस पे जहाँ ये रहते हैं। कौन रहते हैं? वे 15 साल से नीचे का बालक रहता है, 65 साल से ऊपर का सीनियर सिटीजन रहता है, एक वुमेन रहती है जिसकी एज कुछ भी है, ठीक है,
जिसकी एज कुछ भी है 15 साल से ऊपर से लेके कुछ भी है, बच्चों को तो बुलाते नहीं है, 15 साल से ऊपर से लेके और चाहे 100 साल तक की वह महिला है उसको भी थाने में नहीं बुला जाएगा, क्योंकि आप गवाही दो, क्योंकि आप एक्वेंटेड हो फैक्ट से, आपने अपराध होते हुए देखा, नहीं बुला जाएगा थाने में उस महिला को। ना तो 15 साल के बालक को बुलाया जाएगा, ना 65 साल से उम्र 65 साल के सीनियर सिटीजन को बुलाया जाएगा, या 65 साल से ऊपर वाले को, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है उसको भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। बस पुलिस ऑफिसर ही उठ के जाएगा कहाँ, उनके निवास स्थान पर जाएगा और उनसे पूछताछ करेगा, ठीक है, उनकी गवाही लेगा कि जी आपको क्या पता है आप मेरे को बता दीजिए, तो वो यह लेगा, ठीक है, पुलिस थाने में नहीं बुलाएगा। तो क्या जो 15 साल से ऊपर का बालक है, क्या 16 साल से लेके 64 ईयर्स तक के उसको पुरुष को बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं आऊँगा, आना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस मिला है तो आना पड़ेगा। अब 160 सेक्शन 160 का सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, राज्य सरकार रूल्स बना देगी, नियम बना देगी इस बिहाफ में, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन, कि किस बिहाफ में से राज्य सरकार रूल बनाएगी, क्या क्या पेमेंट मिलेगी, कुछ पैसा भी दिया जाएगा क्या उस व्यक्ति को जो आपके पुलिस थाने में आ रहा है, आपके पुलिस थाने में आ रहा है आपको जानकारी बताने की कोई अपराध हुआ था और मैंने देखा था जी मैं गवाह बनूंगा, ठीक है, उसको पेमेंट देगा कौन? पुलिस ऑफिसर देगा, जो राज्य सरकार उसको बता देगी। अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस, उसके अगर निवास स्थान पे जाके पुलिसकर्मी जानकारी दे रहा है जब तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर वह व्यक्ति पुलिस थाने में आकर गवाही दे रहा है पुलिसकर्मी को कि मैंने देखा था क्या अपराध घटित हुआ था, तो राज्य सरकार इस बिहाफ में पेमेंट के रूल्स बना देगी कि पुलिसकर्मी को पैसे देने पड़ेंगे, किसको? उस व्यक्ति को जिसने अपराध होते हुए देखा था और आपको आके गवाही देता है। ऐसा होता है क्या? कभी देखा है ऐसा होता है? आपने कोई अपराध होते हुए देखा और आप 16 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति हो या फिर 65 साल से नीचे के कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो और आपने कोई अपराध होते देखा था, आप गवाह हो, उसके एक्वेंटेड हो, उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे, तो पुलिसकर्मी आपको नोटिस दिया और आप उसको नोटिस को फॉलो करते हुए कंप्लाई करते हुए तो पुलिस थाने में चले गए। आपको अब आपने जानकारी सारी बता दी जी मैंने देखा था, उसने तो चक्कू मारा, उसने तो लात मारी, उसने तो घूसे मारे जिसको विक्टिम को। अब बोल रहे हो ठीक है जी मैंने जानकारी दे दी मैं चलता हूँ, तो ऐसे तो वो जो पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन करा वो कहेंगे रुको राज्य सरकार ने मेरे को बता रखा है 500 रुपये लो आपका खर्चा हुआ आने में। कभी हुआ है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ठीक है, लेकिन कानून बता रहा है कि ऐसा होता है, राज्य सरकार को रूल्स बनाने पड़ेंगे। और क्या पता बनाए भी हुए में लिखा हुआ है, बना भी सकती है नहीं भी बना सकती, पर ऐसा मैंने तो आज तक होते हुए नहीं देखा किसी गवाह को जो पुलिस थाने में आके बता रहा है कि क्या कैसे अपराध घटित हुआ था या कुछ भी हुआ था उसको पैसे मिलते हो, बल्कि कुछ और ही दिक्कतबाजी उसको हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 160 पूरा। अब हम पढ़ेंगे 161, 162, 163, 3 सेक्शन बच गए। बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बता रहा हूँ, यही हमारे कानून में लिखा हुआ है, इससे अलग कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये हमारा एडजेक्टिव लो है, प्रक्रिया चलती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे होता है? प्रक्रिया चलती है सीआरपीसी में कि एक अपराध तो घटित हो गया, अपराध तो धारा तो आईपीसी के लगेगी, सब्सटेंटिव लो तो आईपीसी का लगेगा, पर प्रक्रिया क्या फॉलो होगी? मैजिस्ट्रेट साहब कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेंगे, पुलिसकर्मी कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तो जजमेंट कैसे आएगी, ऑर्डर कैसे आएंगे, बरी कैसे होगा, कन्विक्ट कैसे होगा, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, अपील कैसे जाएगी, सीआरपीसी में लिखा हुआ है सब कुछ, जब भी पढ़ा रहा हूँ इतने डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 161, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, अब परीक्षा करेगा कौन? पुलिसकर्मी, किसकी? गवाहों की। और कौन गवाह? जो 160 का नोटिस देके जिसको बुलाया था ना, या जिसके घर पर गया था पुलिसकर्मी, उस गवाह की एग्जामिनेशन, परीक्षा लेगा। मतलब क्या परीक्षा लेगा? उससे बोलेगा ये इंग्लिश का क्वेश्चन है इसको सोल्व कर, नहीं, पूछेगा भाई क्या देखा तूने, क्या हुआ था, कौन व्यक्ति था, जानते हो उनको, नहीं जानते हो, कितनी गोलियां चलाई, कैसे चलाई, कौन से हथियार ले रहे थे, राइफल ले रहे थे, पिस्टल ले रहे थे, तलवार ले रहे थे, वो पूछेगा। अब 161 में यही बता रखा है। और अब इसमें मिलेगा कंपोजिट केस डायरी के रूट्स भी देखने को मिल देंगे। एक डायरी होती है कंपोजिट केस डायरी, CCD उसे बोलते हैं, जो कि एक जो पुलिसकर्मी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर एक केस की, एक अपराध हुआ, हर एक केस की नई डायरी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO को मिलती है। बिल्कुल नई डायरी, बिल्कुल स्टेशनरी में से जो मालखाने में पुलिस थाने के रखी रहती है, बिल्कुल नई डायरी मिलती है, इतनी फर्स्ट क्लास होती है, बहुत अच्छी। वह डायरी में उसी केस से रिलेटेड सारी जानकारियां लिखी जाती है उस पुलिसकर्मी द्वारा। अब 161 हम पढ़ेंगे बहुत ही डीपली। सेक्शन 161, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, अब परीक्षा लेगा कौन? पुलिसकर्मी, किसकी? गवाह की, जिसने अपराध होते हुए देखा था और जिसको थाने में बुलाया गया था। यह पुलिसकर्मी उसके घर पे गया था, बहुत बार बता दिया, दोबारा 161 का 1। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, कोई भी पुलिसकर्मी जांच पड़ताल कर रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 12 के अंतर्गत CRPC के। और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या कोई भी पुलिसकर्मी जो कि राज्य सरकार बता देगी कि कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो
किसी रैंक जो राज्य सरकार बताती है उस रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी रैंक के ऊपर का ही होना चाहिए, वह रैंक होना चाहिए जो राज्य सरकार बताती है। प्रिस्क्राइबिंग दिस बिहेव एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर, या फिर जो ऑफिसर जांच पड़ताल कर रहा है या उस ऑफिसर ने किसी अन्य ऑफिसर को बोला हुआ है कि तुम भी मेरी सहायता करो, तो वह भी ऑफिसर इसमें इंक्लूडेड है। मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो मुंह जबानी पहले तो या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंह जबानी परीक्षा ले लेगा गवाह की, जिसने अपराध होते हुए देखा था, जो गवाह बनना चाहता है, जो थाने में आपने नोटिस देके 160 का बुलाया है, या तो उस पुलिस ऑफिसर को ही जो जूनियर ऑफिसर जिसको निर्देश दिए जाएंगे कि आप इसकी मौखिक परीक्षा ले लो, ठीक है, इससे पूछ लो गवाह से कि क्या आपने देखा, कौन कौन अपराधी थे, कितनी गोलियां चली और भाई कहाँ भागे, कौन सी दिशा में भग गए, कितने डंडे मारे, कौन सी गाड़ी का नंबर देखा, ये देखा, वो पता कर लेंगे, ठीक है। अब पहले ओरली लेंगे, मौखिक परीक्षा लेंगे गवाह की। अब 161 का 2 सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। अब जिस गवाह को जिसने अपराध होते हुए देखा है, अब वो बाध्य है, बाउंड है, बाध्य है और मैंडेटरी, अब झूठ नहीं बोल सकता, ट्रूली सच्ची गवाही बताएगा, सच्चा सारा विवरण बताएगा, जो भी अपराध घटना पे जहाँ पे वो खड़ा था अपराध होते हुए देखा, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल 1 है तो 1 बताएगा, 2 है तो 2 बताएगा, 1 को 9 नहीं बताएगा, 2 को 10 नहीं बताएगा, जो भी हुआ है वही बताएगा ट्रूली, सच्चाई से। किन प्रश्नों को जो भी वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो प्रश्न पूछ रहा है उसको सच्चाई से बताएगा। टू सच केस पुट टू हिम ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम, जो उसके आगे रखे जाते प्रश्न बाय सच ऑफिसर, उस पुलिसकर्मी द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or forfeiture। उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा जो कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है, क्या भाई तूने जब उन्होंने अपराध कर दिया तो तू वहाँ खड़ा था, तो तूने क्या किया, तूने भी तो वहाँ कुछ गड़बड़ीबाजी नहीं करती। तो अगर उसने कुछ गड़बड़ीबाजी करी भी थी उस गवाह ने उसके साथ, उसको भी 1-2 लात मार दी थी, या उठाने के बजाय उसको वहीं छोड़ दिया था, या फिर कुछ भी किया उसको, या तो यह बोल रहा था कि सही है तेरे साथ ये तो यही हुआ, तो वह गवाह अगर आ भी गया पुलिस थाने में या उसने क्राइम होते हुए ऑफेंस होते हुए देखा था, तो पुलिसकर्मी उससे यह नहीं पूछ सकता कि तूने भी कुछ किया था क्या वहाँ अपराध स्थल पे खड़े होके, क्या तूने उसका पर्स जो उस विक्टिम का पर्स था, जो तूने उसका पर्स टटोला था क्या, उसकी पर्स की ढूंढा ढांडी करी थी क्या, क्योंकि पैसा पूसा मिल जाए, अगर कुछ नहीं मिला तो आपने वो पर्स उठला रख दिया। यह अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह जो गवाह जो बुलाया गया है वह परीक्षा लेने के लिए जिसकी ओरली परीक्षा हो रही है, इसको नहीं बता सकता। बेशक से बता दे भाई, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज़, क्योंकि इस चीज़ में क्या है, अगर मैं बता दूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, मेरे ऊपर ही पुलिस केस हो जाएगा। तो इसके बारे में पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है उस गवाह को। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिससे उसको लगता है कि बताऊंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, मेरे को ही अब सलाखों के अंदर कर देंगे, नहीं, तो वो नहीं बताएगा भाई। घटनास्थल पे उसने क्या देखा उसके बारे में पूछ ले, वो बिल्कुल ट्रूली बताऊंगा, सच्चाई से बताऊंगा, अन्य चीज जानकारी नहीं बताऊंगा जो मेरे को फंसा सकती है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। 161 का 2 हुआ, 161 का 3 हम पढ़ेंगे। द पुलिस ऑफिसर में रेड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट। अब पुलिस कर्मी क्या करेगा, अब पुलिसकर्मी रेड्यूस करेगा, अब लिखित में जो जानकारी वो गवाह दे रहा है उसको लिखित करेगा। मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, और कब कौन से को लिखित करेगा, जो तब वह ओरली पूछ रहा था उसको लगी अब कुछ काम की चीज़ अभी बताने लग रहा है, अब मिल रही है मेरे को काम की चीज़ जिससे मेरा केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, अब वह फिर उसको कंपोजिट केस डायरी में लिखित कर लेगा, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, तो वो एक सेपरेट मतलब 2 पेजेस में, अगर उस गवाह नंबर 1 ने जो आपने नोटिस देके बोला था उसने 2 पेजेस की कोई गवाही दी है, मतलब आपको फैक्ट्स बताए हैं कि भाई यह हुआ था, तो उस गवाह नंबर 1 ने 2 पेजेस भरवा दिए तो उसका अलग रिकॉर्ड बनेगा। फिर गवाह नंबर 2 को भी बुलाया आपने, उसने फिर 2 पेजेस बता दिए तो उसका भी अलग रिकॉर्ड बनेगा। गवाह नंबर 3 ने भी 3 पेजेस भरवा दिए तो उसके 3 पेजेस का अलग रिकॉर्ड बनेगा। मतलब साफ सीधी बात है, बोल्ड फॉर्म में नहीं होगा, उबले हुए फॉर्म में नहीं होगा। मतलब गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2, गवाह नंबर 3 का एक ही पन्ने में वो क्या कह रहा है, हाँ भाई तू क्या कह रहा है, हाँ भाई तू क्या कह रहा है, एक ही पन्ने में लिखे, नहीं, अलग अलग सबका सेपरेट पेजेस पे रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। और वो बनाएगा जो पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। एंड ट्रू रिकॉर्ड, और सच्चा रिकॉर्ड बनाएगा। ट्रू रिकॉर्ड का मतलब है जैसा वो बोल रहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, अपना मिर्च मसाला कोई नहीं लगाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अरे नहीं ऐसा मत बोल, ये मत बोल, नहीं, जैसा वो बोल रहा है, जैसे मुंह से शब्द निकले गवाह के वो ही लिखना पड़ेगा अपने सीसीडी में, कंपोजिट केस डायरी में, ठीक है।
ऑफ द स्टेटमेंट, उस कथन का जो गवाही दे रहा है वो व्यक्ति जो बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, और हर व्यक्ति की जिसकी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, जो मटेरियल खबर दे रहा है, जो मटेरियल जानकारी अपराध के बारे में दे रहा है, उसका ट्रू रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और सेपरेट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो यह हमारा हुआ 161 का 3। हम 161 के 3 का प्रोवाइजो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर पुलिसकर्मी चाहता है कि किसी गवाह ने कोई अपराध होते हुए देखा है तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली जाए, या उसकी हैंडी कैम के द्वारा, वीडियो कैमरे के द्वारा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो वह भी कर सकता है। वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो पुलिसकर्मी उसकी बातें सुन रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है उस गवाह को, तो यह भी हो सकता है। अब 161 के 3 का प्रोविजन 2, प्रोवाइड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, ये जिसके विरुद्ध सेक्सुअल हेरेसमेंट या मोडेस्टी भंग की है, उसकी आउटरीच की है, या डिसरोबिंग हुआ है, या वोयरिज्म हुआ है, स्टॉकिंग हुआ है, किसी महिला के विरुद्ध ये वाले अपराध घटे हैं, या बलात्कार हुआ है, या कोशिश हुई है घटने की, तो किसी महिला के विरुद्ध यह वाले अपराध हुए हैं, तो उसको क्या होगा, alleged to have been committed or attempted, या उस महिला के विरुद्ध घट गए हैं, घटना हो गई है, उस महिला के विरुद्ध बलात्कार हो गया है, या उस महिला के विरुद्ध प्रयास हुआ है बलात्कार होने का, या सेक्सुअल हैरेसमेंट होने का, डिसरोबिंग होने का, वोयरिज्म होने का, या स्टॉकिंग होने का, तो शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। सो उस वुमेन की अब कथन स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगी, एक महिला पुलिसकर्मी उसकी एग्जामिनेशन करेगी। एक महिला पुलिसकर्मी उस वुमेन का जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध घटे हैं, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस घटे हैं, तो एक महिला पुलिसकर्मी ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। या वह महिला पुलिसकर्मी नहीं है स्टेटमेंट कथन रिकॉर्ड करने के लिए, तो कोई अन्य वुमेन ऑफिसर, कोई महिला अधिकारी है, वह पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो वह भी कर लेगी। तो शैल है, मैंडेट ये करना पड़ेगा। मान के चलिए वही अपना एग्जांपल, किसी पुलिस थाने में वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है भाई, नहीं है, तो लेकिन कोई एरिया में कोई पटवारी साहब है जो कि वुमेन है, जो कि महिला है, तो पुलिस ऑफिसर जो SHO है जो बोलेगा कि जाओ कांस्टेबल, पटवारी साहब जो महिला है जो हमारे तहसील में बैठती है उनको ले आओ, वो या इसकी हम जो ये वुमेन है, जो विक्टिम है, जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे हैं, उनकी जानकारी रिकॉर्ड कर लेगी, जो यह बताएंगी, परीक्षा लेंगी, उनसे पूछेंगी तो यह कर लेंगी। तो पटवारी साहब जो महिला है, या तहसीलदार साहब जो महिला है, वो भी उस वुमेन की जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड, उसकी स्टेटमेंट, उनके कथन, मुंह से बोले हुए कथन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, विक्टिम के भी कर सकते हैं और दूसरे कोई अन्य है तो उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, विक्टिम के मेनली इसमें प्रोवाइजो 2 में 161 के 3 के प्रोवाइजो 2 में विक्टिम का लिखा हुआ कि जिसके विरुद्ध ये घटा या प्रयास हुआ है सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस, तो उसकी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, कथन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, या कोई वुमेन ऑफिसर कर लेगी जो कि पटवारी है या तहसीलदार, मतलब ऑफिसर अधिकारी है सरकार में। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेक्शन 161। हम पढ़ेंगे सेक्शन 162। बहुत ही स्ट्रांगली बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब अच्छे से बता रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन हमारे गुरुजी ने भी ऐसी बताई थी, लेकिन इसमें और हमसे तो नोट्स बनवाए थे, हमने तो नोट्स भरे हुए हैं, हमने तो CRPC के 2-2 रजिस्टर भरे हुए हैं 400-400 पेजेस के, लेकिन मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में जो नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ उनकी उतनी जानकारी दे रहा हूँ। उसमें तो इंग्लिश में मैंने नोट्स बनाए हो जो हम मेंस में लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन क्या कह रहा है वो बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। अब सेक्शन 162 पढ़ेंगे, फिर हम सेक्शन 163 पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 162, स्टेटमेंट टू पुलिस नोट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। जो वो गवाह जिसने अपराध होते हुए देखा था वो पुलिस थाने में तो आ गया, उसकी परीक्षा भी हो गई। अब ये 162 यही कह रहा है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना गवाह साहब, जो आप 161 की आप अपने बयान दर्ज करवा रहे हो, तो उस स्टेटमेंट को बेशक से आप साइन मत करो, उस पर हस्ताक्षर मत करो। और अब बता रखा है उस कथन का एविडेंस में, गवाही में कैसे यूज होगा, तो ये 162 बताता है। अब 162 का 162 का सब सेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। कोई भी कथन जो कि किसने बोला है, किसी व्यक्ति ने बोला है, और इस चैप्टर के इन्वेस्टिगेशन के जांच पड़ताल चलते वक्त बोला है, और इन्वेस्टिगेशन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब जांच पड़ताल का दायरा चल रहा है उसके अंतर्गत कोई स्टेटमेंट दी है। ठीक है, शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग, अगर तो वह लिख ली गई है स्टेटमेंट, वह कथन गवाह ने बोला तो वह लिख लिया गया है, तो CCD कंपोजिट केस डायरी में वह लिख लिया गया था पार्ट 2 में। बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग इट, तो वो व्यक्ति, उसको पूरी छूट है कि साइन नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा उस स्टेटमेंट पर। ठीक है, नोर शैल एनी अदर स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ, ना तो कोई रिकॉर्ड, ना तो कोई कथन जो कि रिकॉर्ड किया गया था पुलिसकर्मी द्वारा, वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज, या तो वह पुलिस डायरी, मतलब पुलिस डायरी सीधा कंपोजिट केस डायरी में वह रिकॉर्ड किया गया था वह कथन, या फिर अदरवाइज कोई और अन्य पन्नों पर, कोई और अन्य कंपोजिट केस डायरी में नहीं किया, कोई और अन्य पेजेस पे कर लिया रिकॉर्ड पुलिसकर्मी ने।
और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, या कोई उस कथन का कोई भी भाग या कोई और अन्य रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी मतलब के लिए, सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो नीचे सेव करा हुआ है उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, पर अन्य केसेस में नहीं होगा। एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, किसी इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें भी उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कथन को, उस केस डायरी को, और ना किसी ट्रायल में किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, किस संदर्भ में, किसी अपराध के संदर्भ में, अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जांच पड़ताल चल रही थी चैप्टर 12 के तहत, एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड, तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इंक्वायरी और ट्रायल में। ना तो गवाही के रूप में दिया जाएगा, जो पुलिसकर्मी ने परीक्षा रिकॉर्ड की है गवाह की, ना तो वो उसको गवाही में दे सकता है, ना तो मर्जी है, पूरी छूट है किसको, जो व्यक्ति गवाही दे रहा है, जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को अपना कथन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, साइन भी ना करे, मना कर दे मैं नहीं कर रहा साइन, ठीक है। या फिर इस पर यह भी लिखा गया भाई साइन करवा रहा है, साइन करवा, तो फियर जो एलिमेंट होता है जो गवाह के ऊपर, भाई नहीं पता क्या पूछ ले, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत सलत चीज़ निकल गई तो क्या पता मेरे को इस डॉक्यूमेंट में मैं साइन कर दूं, मैं अपना ट्रू रिकॉर्ड बना दूं, और क्या पता कल को मेरे को अंदर कर दे कि झूठी गवाही दी थी तूने, मेरे को झूठा स्टेटमेंट दिया था। तो इसलिए फियर एलिमेंट हटाने के लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि सिग्नेचर ना करवाए उस व्यक्ति के जिसकी गवाही, जिसकी परीक्षा ले रहा है, जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है पुलिसकर्मी, ठीक है। अब 162 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, बताया गया है जहाँ गवाह को, जिसने पहले तो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी, अब उस गवाह को कोर्ट में गवाही देने बुलाया जाता है, वो स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग एज अफरसेट, और जिसकी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर पुलिसकर्मी रिकॉर्ड कर चुका था पहले ही इन्वेस्टिगेशन के टाइम। एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, अगर कोई भी भाग उसकी स्टेटमेंट है, उस गवाह की स्टेटमेंट का जो कि साबित हो चुका है, मे बी यूज बाय द अक्यूज, अगर वह साबित हो चुका है कि हाँ ये इस गवाह की स्टेटमेंट थी, तो अब उस स्टेटमेंट को कौन यूज कर सकता है, अपराधी, अक्यूज अपने डिफेंस में यूज कर सकता है, ठीक है। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन, अब अगर अपराधी ने यूज कर ली उस गवाह की स्टेटमेंट, पहले तो प्रोसिक्यूशन पुलिस वो अभियोजन पक्ष यूज नहीं कर रहा था, भाई उनका ही गवाह, लेकिन जो पुलिसकर्मी ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, पहले तो पुलिस अभियोजन प्रोसिक्यूशन उसको यूज नहीं कर रहा था, लेकिन सबसे पहले पहल किसने की, अपराधी ने, डिफेंस ने उसकी स्टेटमेंट यूज कर ली, क्रॉस कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कर ली होगी, क्रॉस करने के लिए कर ली, कुछ भी करने के लिए होगी, तो अब प्रोसिक्यूशन के पास पूरी राइट आ जाती है, अब वह उस स्टेटमेंट को, उस गवाह की स्टेटमेंट को जो पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड कर दी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, और अपराधी वो डिफेंस अक्यूज पक्ष क्यों यूज कर रहा है उस स्टेटमेंट को जो पुलिसकर्मी को उस गवाह ने रिकॉर्ड करवाई थी, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उस गवाह को झूठा ठहराने के लिए यूज कर रहा है, उस पुलिसकर्मी को जिसने इन्वेस्टिगेशन की है केस की, उसको झूठा ठहराने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन किसमें होती है, 145 सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होती है, और कोरोबरेशन किसमें होती है, 157 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोरोबरेशन होती है। कोरोबरेशन का मतलब होता है कि मतलब केस को और कड़ी से कड़ी जोड़ना और केस को मजबूत बनाना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कड़ी से कड़ी निकाल देना और केस को ठुस्सी बना देना, बिल्कुल कच्चा बना देना, ठीक है। तो ये समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। अब पढ़ेंगे, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, और अपराधी या प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट को जो पुलिस ने रिकॉर्ड की थी उसको यूज करा जाता है, जो 161 की स्टेटमेंट को, एनी पार्ट देयर ऑफ मे आल्सो यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस, अब उस स्टेटमेंट का जो यूज की गई थी, अब उससे कोई स्टेटमेंट उभर के आई, अब उस पुरानी स्टेटमेंट से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड की थी एग्जामिनेशन परीक्षा करते वक्त 161 में, उसको अब री एग्जामिनेशन हो सकता है किसी गवाह का, अब नई नई बातें और पूछी जा सकती है उस गवाह से, ठीक है, री एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, अब उस गवाह ने उस क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस अपराधी पक्ष के वकील ने कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन में उस गवाह से पूछा जिसने अपराध होते हुए देखा था, उसने फटफट तोते की तरह कुछ बात बताई, पर कुछ ऐसी बात बता दी जो कि उसने पुलिस को 161 के बयान में नहीं बताई थी। अब अब अभियोजन पक्ष क्या कर सकता है, अब उसका री एग्जामिनेशन कर सकता है, और सिर्फ किस कार्य के लिए, जो उसने क्रॉस में जो बात उगली है उसको सेटल करने के लिए, उसको और संक्षेप से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई इसका कारण यह है, जो आपने क्रॉस में पूछा इसका कारण यह है, अब यह गवाह यह बता रहा है, ठीक है, इस क्रॉस का उत्तर यह है, ठीक है। आपने क्रॉस में क्वेश्चन पूछा, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर दी, अब इस क्रॉस का हमने इसको री एग्जामिन करा, दोबारा से एग्जामिनेशन इन चीफ करा, मुख्य परीक्षा ली, और दोबारा से मैटर हमने खोल के साफ कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए कर सकते हैं। अब 162 का 2 162 सेक्शन 162 का सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा किस कथन पर, विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 32, जो डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट होती है उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऑफ एविडेंस एक्ट, वह तो अगर पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड करी या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, भाई कोई डाइंग डिक्लेरेशन कब रिकॉर्ड होती है, कोई व्यक्ति जब बिल्कुल मरने वाला होता है और
लास्ट वर्ड जो उसकी लिप्स पे आ रहे हैं, और लास्ट वर्ड लिप्स पे क्या आ रहे हैं कि मेरे को तो मिस्टर एक्स ने चाकू मारा है, तो वह उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, और वह मर जाता है तो उसकी स्टेटमेंट को जो उसने पुलिसकर्मी को दी है वह इस्तेमाल की जा सकती है गवाही के रूप में, वह कोर्ट में गवाही के रूप में दी जा सकती है। हालांकि वह व्यक्ति अभी जीवित भी नहीं है, लेकिन उसकी लास्ट स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन जो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में दी जाती है यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बार नहीं है। और द अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ दैट एक्ट, या फिर कोई सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है उसकी कोई स्टेटमेंट है, और उसकी कौन सी स्टेटमेंट है, कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट है, तो वह भी यूज कर सकते हैं उस ट्रायल में और उस इंक्वायरी में, वह मैजिस्ट्रेट साहब को गवाही में दे सकते हैं। ठीक है, अब डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होती है, जो 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की होती है। मिस्टर एक्स ने कोई अपराध किया, मान के चलिए किसी मिस्टर ए को चक्कू मार दिया, पेट में चक्कू मार दिया, तो मिस्टर एक्स अब फरार हो गया चक्कू को लेके, और जैसे ही चक्कू को लेके फरार हुआ, उसने किसी सुनसान से ग्राउंड में जिसमें कोई आता जाता नहीं, वहां उस चक्कू को छुपा दिया, हाइड कर दिया उसको। अब क्या होगा, अब मिस्टर एक्स को पुलिस वाले पकड़ेंगे और पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि चक्कू कहाँ है। वो बताएगा कि मैंने तो उसको डंप कर दिया, मैंने तो उसको कहीं एक सुनसान से ग्राउंड में छपा दिया। तो अब उसने क्या दी, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी ना। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या दी, एक मुंह से कुछ बात बताई कि मैंने एक चीज कहाँ छुपाई है, और कौन सी वह चीज है, वह ऑफेंस में यूज किया हुआ वेपन है, हथियार है। तो अब यह चीज जैसे ही वो चक्कू, जैसे ही वो नाइफ उसके इशारे पर, उस मिस्टर एक्स के इशारे पर वो अक्यूज पिन पॉइंट करेगा कि वहां छुपाया है, तो पुलिस ऑफिसर वहां से रिकवर करेगा उस चक्कू को, उस नाइफ को। तो क्या बन जाएगी वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्कवरी स्टेटमेंट में। वह चक्कू, वह नाइफ बरामद कर लिया जाएगा ना, तो अब उसकी स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड होती है वह भी गवाही में दी जा सकती है, उसमें भी कोई बार नहीं है। ठीक है, तो यह था हमारा 162 का 2। अब हम पढ़ेंगे 162 की एक्सप्लेनेशन, हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण 162 सेक्शन 162 सब सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन। एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट, एक ओमिशन हो गया, मतलब एक ड्यूटी थी कि कुछ चीज बतानी थी पर बताई नहीं, भूल गए, तो ओमिशन हो गया ना, ओमिट हो गया ना। और तथ्य बताना था पर नहीं बताया, भाई पहले बताना था, याद था, भूल गए। और सर्कमस्टांस इन द स्टेटमेंट रेफर टू सबसेक्शन 1, या कोई हालात बताने थे आपको उस कथन में जो आप रिकॉर्ड करवाए थे पर आप नहीं बता पाए, भूल गए, अब ओमिशन हो गया आपसे। मे अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, तो वह भी मान लीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, मतलब जो गवाह है उसको भटकाया जा चुका है, उसको कच्चा कर दिया गया है, उसके कथन को झूठ ठहरा दिया गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इफ द सेम अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड अदरवाइज रेलिवेंट हैविंग रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट इन विच सच ओमिशन अकर्स, और यह दिखता है कि भाई पहले तो यह गवाह बोल रहा था पर ओमिशन हुआ है। पहले तो यह गवाह 10 बार उस अपराधी का नाम ले रहा था पुलिस के सामने, पर जब पुलिस ऑफिसर अपनी मुख्य ओरली पहले तो ओरली उसका नाम ले रहा था कि मेरे साथ उसने राजू ने अपराध किया, पर जब पुलिस ऑफिसर उसकी राइटिंग करने लगा तब राजू का कहीं नाम ही नहीं लिया, ओमिशन कर दिया ना। अपराधी राजू का नाम तो पहले 10 बार ले रहा था कि मेरे को राजू ने थप्पड़ मारे, पर एग्जामिनेशन जब पुलिस ऑफिसर कंपोजिट केस डायरी में पार्ट 2 भरने लगा, उसकी लिखित करने लगा, तब राजू का कहीं नाम नहीं लिया, तो ओमिशन किया ना गवाह ने, नहीं लिखवाए ना। तो अब यही कह रहा है, omission occurs and whether any omission amounts to the contradiction in a particular context shall be a question of fact। अब जो अपराधी पक्ष है, डिफेंस पक्ष है, उसका फायदा उठाएगा, भाई तूने अपनी परीक्षा में कहीं राजू का नाम लिखवाया नहीं, और ये प्रोसिक्यूशन पक्ष ने राजू के ऊपर केस चलवा रखा है, तेरे ऊपर अपराध घटित हुआ है, तूने राजू का नाम लिखवाया नहीं अपनी कथन में जो पुलिस ऑफिसर को दी थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हम कैसे मान ले कि राजू ने तेरे ऊपर अपराध किया है, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। और क्या ये कोई फैक्ट था कि पहले तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध घटा था वह राजू का नाम ले रहा था, मतलब उसने मेरे ऊपर अपराध किया, ओरली तो बोल रहा था पुलिस ऑफिसर के सामने, जैसे पुलिस ऑफिसर राइटिंग में करने लगा, जब राजू का नाम कहीं लिखवाया नहीं कि उसने मेरे ऊपर अपराध घटित किया है, उसने मेरे ऊपर अपराध कराया कोई सा, तो इसके ऊपर भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। और यह सारा कारनामा हुआ है कि उसने बोला था नाम पुलिस ऑफिसर को और पुलिस ऑफिसर ने खुद नहीं लिखा या वह भूल गया, तो यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एक प्रश्न का तथ्य है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जो आपको बताने वाला हूँ, ऐसा सेम टू सेम हुआ था, उसका नाम था कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2005 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, एक माँ थी और एक बेटी थी। बेटी एक ऑफिस में काम करती थी और उस ऑफिस का जो बॉस था वो था एक कपूर सिंह राणा, वो उसके ऊपर गंदी नजर रखता था, तो उससे प्यार करने लग गया, उसको हरेस करने लग गया, एक तरफा प्यार करने लगा और उसको हरेस करने लग गया। उस लड़की ने नौकरी छोड़ दी, वो अपने घर पर रहने लगी, इतना उसने हरेस कर दिया था उसको। अब क्या हुआ, कपूर सिंह राणा पूरा बदमाश, नहीं मान रहा, अपने एक फ्रेंड को लेके, वो अपने एक फ्रेंड के साथ खड़ा है, उस लड़की को फोन करता है, उसके घर पे फोन जाती है, तो बोलता है कि मेरे को तेरे से मिलना है।
तो वो बोलती है मैं नहीं मिलूंगी तेरे से, और मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं नहीं मिल सकती। तो उसको पता लग गया, अरे उसने अपॉर्चुनिटी देख ली कि लड़की के घर में कोई नहीं है, सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट कनेक्ट कर लो, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि क्या उसके घर पे कोई नहीं है, चलो मेरे फ्रेंड्स के साथ कपूर सिंह राणा अपने दोस्त को बोलता चल उसके घर। और उसकी जो मम्मी थी वो असलियत में उसके भाई को, उसका जो छोटा ब्रदर था उसको बस स्टैंड पे, जो स्कूल की बस आती है उस स्टैंड पे छोड़ने गई थी, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ठीक है। तो अब कपूर सिंह राणा जैसे उसकी बिल्डिंग में घुसता है, उसका चौकीदार, उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी उसे देखता है कि भाई कपूर सिंह राणा ये व्यक्ति घुस रहा है और इसके साथ एक उसका फ्रेंड भी घुस रहा है। तो क्या करते हैं, उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं, फ्लैट पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वह लड़की के फ्लैट पर उसकी बेल बजाते हुए लड़की दरवाजा खोलती है, अकेली रहती है घर पे। अब कपूर सिंह राणा उससे जोर जबरदस्ती गाली गलौज करने लग जाता है कि तूने मेरा प्यार नहीं अपनाया, तूने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ये और वो, उसकी मार पिटाई करके उसकी हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका। और अब कपूर सिंह राणा जैसे सीढ़ियों से, फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसकी मदर जो भैया को छोड़ने गई थी बस स्टैंड पे स्कूल की बस को, वो ऊपर आ रही होती है। तो वो भी देख लेती है कि मेरी लड़की जिस ऑफिस में काम कर रही थी ये उसका बॉस है, और बिल्कुल घबराया हुआ है और नीचे आ रहा है बड़ी स्पीड से। तो मदर ऊपर चढ़ के फ्लैट पे जाती है और देखती है कि मेरी लड़की की तो हत्या हुई पड़ी है। तो वह भागी भागी पुलिस के पास जाती है और बताती है कपूर सिंह राणा आया था, उसने मेरी बेटी को मार दिया, वो भी मैंने देखा था, वो सीढ़ियों पे देखा था। 20 बार कपूर सिंह राणा का नाम बताती है, पर जब उसकी मुख्य परीक्षा हो रही रहती है सीसीडी में, कंपोजिट केस डायरी में, जब पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी लिखित कर रहा होता है, तब नहीं बताती कि कपूर सिंह राणा आया था, कोई कपूर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने मेरी बेटी को मारा है। ओमिशन कर देती है, बताना था नाम, पहले बता रही थी चीख के, ओरली में मौखिक रूप से बता रही थी कि वो आया था, 20 बार बता दिया था। पर मौखिक जब लिखित करवा रहे थे, जब पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी लिखित कर रहा था, तब कहीं नहीं बताया कि कपूर सिंह राणा था। तो ओमिशन हुआ ना। तो अब ये कोर्ट इसी का फैसला करेगा कि ये ओमिशन जानबूझ के पुलिसकर्मी ने किया या गलती से उस विटनेस ने किया था, गवाह ने किया था। तो यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, प्रश्न का तथ्य रहेगा। अगर गलती से गवाह से हुआ है तो मान लिया जाएगा कि भाई हाँ गलती हुई है, तो देखो थोड़े बहुत इरेगुलरिटी हल्की फुल्की मान लेंगे। अगर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, पुलिस ऑफिसर ने जानबूझ के किया, तो भी मान लेंगे। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेगा कोर्ट। तो इस केस में कपूर सिंह राणा में उनको बरी कर दिया गया था, उनको एक्विट कर दिया गया था, क्योंकि लैक ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वजह से उनको बरी कर दिया गया था, ठीक है। मतलब वो उनको सजा नहीं मिलती मर्डर केस की भी, ठीक है। तो यह था हमारा कपूर सिंह राणा का केस, और हमारा 162 सेक्शन 162 पूरा हुआ, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन में बताया। अब सेक्शन 163 सीआरपीसी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट रहेगा। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई लालच नहीं देंगे आप गवाह को कि गवाही बता, जानकारी दे कि क्या अपराध देखा था, उसको पाने के लिए कोई इंड्यूसमेंट किसी को, गवाह को नहीं देंगे। ये 163 यही बताता। 163 का 1, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, कोई भी पुलिसकर्मी, ना कोई अन्य व्यक्ति भी, इन अथॉरिटी, जो अन्य व्यक्ति अथॉरिटी में जिसको इन्वेस्टिगेशन का चार्ज दिया है वो भी, शैल ऑफर और मेक, ऑफर नहीं करेगा, क्या कुछ कहेगा नहीं कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को मैं साउथ अफ्रीका के अंगूर ला दूंगा, तेरे को मैं दुबई से सोना ला दूंगा, 24 कैरेट का सोना ला दूंगा, कोई ऑफर नहीं देगा। और मेक और कोज टू बी ऑफर्ड, या किसी और से नहीं दिलवाएगा, खुद तो डायरेक्टली नहीं दे रहा, पर इनडायरेक्टली किसी बाहर वाले व्यक्ति से दिलवा रहा है। किस बारे में, एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस, कोई भी इंड्यूसमेंट या कोई भी डराना या कोई भी प्रोमिस, कोई वादा करना, कुछ लालच देना या फिर डराना धमकाना किसी व्यक्ति को, किसको, एज इज मेंशन इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो आईटीपी, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस, जो सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है ना, उससे रिलेट कर लो। क्या पूछने के लिए, कुछ जानकारी पूछने के लिए नहीं करेगा आईटीपी यूज, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस जो सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, वही 163(1) में बता रहा है कि कोई भी नहीं करेगा, या तो खुद नहीं देगा इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस या किसी और से नहीं दिलवाएगा इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस, ठीक है। अब 163 का 2, बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट, बट कोई पुलिसकर्मी या कोई अन्य कर्मी प्रिवेंट भी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं, क्या, बाय एनी क्वेश्चन और अदरवाइज, कोई क्वेश्चन नहीं देगा, कोई उसको रोकेगा नहीं। गवाह को अगर वो तोते की तरह खुद बोल रहा है, उसको रोकेगा भी नहीं, बोलने दे भाई, बोल, उसको नहीं बोलेगा कि रुक जा, नहीं रुक, बोलने दे भाई, अपने आप से दे रहा है तो बोलने दे जानकारी। Any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed of his own free will, कोई भी स्टेटमेंट वह व्यक्ति जो है गवाह बताना चाहता है, वह अपराधी बताना चाहता है, अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बताना चाहता है, खुद ही अपनी मर्जी से बता रहा है, तो उसको वह रोकेगा भी नहीं, भाई बता अपनी मर्जी से, तो वह सुन लेगा सारी बात, और जरूरी चीज होगी तो लिख भी लेगा। तो मेनली 163 के 1 में इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस किसी गवाह को भी नहीं दिया जाएगा, ना तो किसी अक्यूज को दिया जाएगा, जिसने की अपराध किया, जिसने की कोई अपराध किया उसको भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा कि भाई अगर जोर जबरदस्ती
उस अपराधी के साथ कर दी कि भाई हाँ बता तूने अपराध किया है, हाँ तू ही था ना, वो जोरदस्ती कर दी, उसको 2-4 चाटे मार दिए, 2-4 थप्पड़ चट्टू मार दिए, लात घूसे मार दिए, डंडे मार दिए, तो अपराधी डर जाएगा ना। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे भारतीय संविधान में दी हुई है, आर्टिकल 20(3) नो टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी व्यक्ति को आप बिल्कुल भी इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको खुद ही नहीं बोल सकते कि तूने अपराध किया और तू ही अपने अपराध के लिए गवाह बन, अपनी अपराध के लिए खुद ही अपना मुंह खोल। ये हमारी फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है। आर्टिकल 20(3) में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आपको जिसने अपराध किया उस अपराधी से भी ये नहीं बोल सकता कि तूने अपराध किया है और तू अपने अपराध का गवाह खुद बन, अपने आप को खुद कबूल कर कि तूने अपराध किया है, नहीं बोल सकता। यह आर्टिकल 20(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान ने भी बचाया हुआ है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 ने भी बचाया हुआ है इसको, और सेक्शन 163 ऑफ CRPC ने भी प्रोटेक्शन दी हुई है। किसी भी अपराधी को इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस नहीं दे सकते। इंड्यूसमेंट मतलब लालच, थ्रेट मतलब उसको डराना, और प्रोमिस मतलब उससे वादा की भाई बता दे तेरे को छुड़वा दूंगा, तेरी सजा कम करवा दूंगा, और वो प्रॉमिस किया बता दे तेरे को छुड़वा दूंगा, तेरे को 2 दिन की भी जेल नहीं होगी, चाहे तूने मर्डर कर रखा है, 2 दिन में छुड़वा दूंगा जेल से, ठीक है। और थ्रेट बता दे, नहीं तो तेरे 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 टांग को तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, तेरे हाथ को तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, या तेरे 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 मुंडी को घुमा दूंगा, तेरे इतने डंडे मारूंगा, तो ये बता दे। या फिर इंड्यूसमेंट, लालच दे रहा है, क्या पैसे उसे दे दूंगा, लालच दे रहा है कि भाई तेरे को निकाल के किसी और को फंसा दूंगा, तो यह भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह साफ साफ बार लगाया हुआ है। कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस यूज नहीं करेगा किसी गवाह पर भी और किसी ऑफेंस के अक्यूज पर भी जिसने अपराध किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 163 के 2 का प्रोवाइजो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड नथिंग इन द सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 और 164। तो बताया जा रहा है जो 163 का जो 163 CRPC के जो प्रोविजंस हैं वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे, किस पर नहीं लगेंगे, 164 के सबसेक्शन 4, 164 के 4 के जो बयान, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने कथन कौन रिकॉर्ड करवाता है, कोई गवाह रिकॉर्ड कराता है, या कोई विक्टिम रिकॉर्ड कराता है, या कोई अक्यूज, कोई अपराध का अपराधी रिकॉर्ड करवाता है, तो 163 उस पर भी नहीं लगेगा। मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई कथन रिकॉर्ड कर रहा है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, कौन, कोई अक्यूज्ड, तो क्या रिकॉर्ड कराएगा, कोई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा जो उसको नुकसान दे रही होगी, वो अपनी फ्री विल से अपने होशोहवास में करवा रहा होगा कि हाँ जी मैंने किया अपराध, मैं आपके सामने मान दो कि मैंने किया है, तो उस पर यह 163 अप्लाई नहीं होगा। भाई अपने आप से दे रहा है तो दे। 164 के बयान, अक्यूज अपने आप से दे रहा है, हाँ जी मैंने उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंका था, मैं मान रहा हूँ, तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है, अपने आप को उसमें परेशानी में डाल रहा है ना, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा 163, ठीक है। तो यही कह रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट पे इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस कोई अप्लाई नहीं होगा, 163 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यह कह रहा है 164 के 4 में कोई भी अपराधी अपनी स्वयं इच्छा से, फ्री विल से अगर मजिस्ट्रेट साहब को अपने कथन बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, तो उसके ऊपर 163 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बता रहा है तो कि जी उस लड़की की और मैंने तेजाब फेंका था, मैं मान रहा हूँ, मैं सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे को तोड़ दो फांसी, मेरे को दुख भी है कि मैंने उसको तेजाब फेंक दिया, जी मोहब्बत उससे प्यार करता था, वो धोखा दे रही थी मेरे को, तो वो बता सकता है, तो 163 उस पर नहीं लगेगा। तो आज का हमारा चैप्टर 12 के मैंने मोटे मोटे इतने डिटेल में सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 163 तक करवाए हैं, बिल्कुल डिटेल में, 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स पढ़ाए हैं, और मैंने अपनी क्रिमिनल मैनुअल की बुक्स में से पढ़ाया बिल्कुल अच्छे से, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को फाउंडेशन क्लासेस में सिखाया। मैंने आज आपको 1.5 घंटे में, जो मैंने 10 दिन में सीखा था, आपको 1.5 घंटे में बता दिया है, और जो हूबहू जो बताया यही होता है। सारे सेक्शन, जो भी सेक्शन 154 से लेके 163 तक, 154 से लेके 163 तक हिंदी में पढ़े हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, और हिंदी में ट्रांसलेशन करिए, उसको इंटरप्रिटेशन करिए, ट्रांसलेशन करिए, उसका मतलब क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, लैंडमार्क जजमेंट भी आपको खोल कर बताइए आपके पेपर के मतलब के लिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय, थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द अनदर वीडियो, बाय बाय।